अगर आपका टारगेट है 40+ MCQs का तो अभी ज्वाइन करिए हमारा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आपको मिलेगा डेली वीडियोस, PDF नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए, हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं शुरू करूँगा द फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि देखिए कि जो टीचर को अफेक्ट करने वाले कारक हैं, आप ये मान के चलिए कि कोई भी चीज़ होती है ना, हर सिक्के के देखिए दो पहलू ही हैं। एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, हर चीज़ के दो पहलू हैं। आपको मैं आसानी से याद करवाऊंगा, आपको कभी भी भूलेगा नहीं है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग का। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि जो जो हम इसमें पॉइंट करेंगे, वो जो पॉइंट होंगे इसमें वो नकारात्मक पहलू और सकारात्मक पहलू, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पहलू आपसे मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि टीचिंग में जो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे हमने कहा ही है कि पहले हम इसको जो इसकी डेफिनेशन है या जो इसके वर्डिंग है हेडिंग को उसको समझेंगे, तभी हमें क्लियर हो जाएगा कि टीचिंग को प्रभावित करने वाले कारक है ना, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। तो देखिए टीचिंग हैज़ बीन डिफाइंड बाय वेल्स जी 1982 as cluster of activities that are noted about teachers, such as explaining, deducing, questioning, motivating, talking, attendance, keeping record of words, स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड स्टूडेंट्स बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। देखिए फ्रेंड्स, ये टीचिंग का जो टीचिंग को डिफाइन किया था 1982 में वेल्स जी ने। ठीक है, इन्होंने डिफाइन किया था। इन्होंने कहा था कि जो टीचिंग है वो एक्टिविटी है एक्सप्लेनिंग की, क्वेश्चनिंग की वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो इन्होंने ये डिफाइन किया था। तो उसके बाद देखिए फेरलर, जेपी एंड जेबी ओलिवेरिया 1993 posit that teaching can be seen as a logical and strategic acts denoting interaction between the teacher and the student as they operate on some kind of subject matter. Teaching, evolving, imparting variable fact and beliefs. It encourages student participation and expression of their own views. तो देखिए, ऊपर तो उन्होंने कह दिया कि जो टीचिंग है वो क्वेश्चनिंग होती है, उसमें मोटिवेटिंग होती है, वो तो हमने देख लिया। तो अब देखते हैं कि फेरल, जेपी एंड जेबी ओलिविरिया ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि जो टीचिंग है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होती है ना। उसमें क्या होता है कि किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग टीचर और स्टूडेंट में एक वार्तालाप होती है, एक इंटरेक्शन होता है। यानी कि टीचिंग किस में होती है, टीचिंग के लिए कौन ज़रूरी है, टीचिंग के लिए टीचर भी ज़रूरी है, स्टूडेंट भी ज़रूरी है। वो किसी सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से इंटरेक्शन है टीचर और स्टूडेंट के बीच में किसी सब्जेक्ट को लेकर, वो टीचिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि टीचर जो है वो टीचिंग के ज़रिए बच्चों को समझाता है, तो बच्चे क्वेश्चनिंग करते हैं, साथ में अपने व्यूज़ देते हैं। मैनी फैक्टर अफोर्डिंग टीचिंग, देयर आर ए वैरायटी ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लासरूम टीचिंग। यानी कि बहुत सारे फैक्टर हैं जो एक क्लासरूम के अंदर टीचिंग को अफेक्ट करते हैं या बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यानी कि क्लासरूम के अंदर बहुत सारे फैक्टर हैं, जो बहुत सारे कारक हैं जो टीचिंग को क्या है वो प्रभावित करते हैं। तो सम फैक्टर्स आर मोर ऑब्वियस लाइक द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द बिल्डिंग और द अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रेजेंट। आज के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में तो कई प्रकार के फैक्टर्स हैं, हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, हमने ये जाना है कि टीचिंग होती क्या है। टीचिंग कुछ नहीं है, टीचिंग है क्या, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो इंटरेक्शन होता है उसे हम कहते हैं टीचिंग। ठीक है, आपको मैंने ऊपर राइटर के बारे में बता ही दिया है। अब टीचिंग को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। ठीक है, अदर्स मे बी रिलेटेड टू पॉलिसी डिसीजन मेड बाय स्कूल्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स अबाउट फैक्टर ऑफ टीचिंग इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज टीचर कैन इम्प्रूव एंड क्रिएट गुड इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम सो दैट इनकरेज एंड स्टिमुलस लर्निंग। देखिए, कह रहे कि जो डिसीजन है हर स्कूल के अलग अलग होते हैं, हर स्कूल के कॉलेज के देखिए डिसीजन अलग अलग हैं, वो कैसे पढ़ाते हैं उनका अपना अपना वे होता है सभी का। तो टीचर क्या करता है, उसको इम्प्रूव करता है। आप ये मान के चलिए कि कोई क्लास है, वहाँ पे बच्चों को समझ नहीं कुछ नहीं आ रहा है ना, टीचर क्लास में कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बुक्स में से किसी को समझ नहीं आ रहा, मैथ्स के सवाल ले लो, कुछ समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अब टीचर क्या करेगा, उस मैथ्स के सवाल को बिल्कुल आसानी से करवा देगा जो बच्चों को आएगा, है ना। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमें बुक्स लगाई गई हैं हमें वो पढ़ना ही है, तो टीचर उसको क्या करता है, इसको इम्प्रूवमेंट करता है, इसको आसानी से करवा देता है। ठीक फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स ये तो हमने देख लिया कि टीचिंग है क्या। आइए अब जानते हैं कि टीचिंग को प्रभावित करने वाले यानी कि टीचिंग फैक्टर कैन बी डिवाइड इन फॉर्म्स। पहले हम देखते हैं कि टीचिंग के जो फैक्टर हैं वो कैसे कैसे हैं। देखिए, टीचिंग के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में आता है टीचर बिलीव्स एंड वैल्यू। इसमें टीचर का बिलीव्स एंड वैल्यू होता है, विश्वास होता है। टीचर की नॉलेज देखी जाती है। ठीक फ्रेंड्स, आपको मैं टीचिंग के फैक्टर बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा उसको प्रभावित करने वाले कारक अफेक्टिंग के। ठीक है, पहले हम टीचिंग का करते हैं। तो टीचिंग का पहला फैक्टर है पर्सनल फैक्टर है। इसमें क्या होता है कि टीचर के बिलीफ है, वैल्यू है, टीचर की नॉलेज है। ठीक है, टीचर में नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, टीचर का एटीट्यूड, टीचर का ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मैंने कि झुकाव, टीचर परसेप्शन, टीचर सेल्फ एफिशिएंसी एंड मोटिवेशन, टीचर एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है ना इसमें। टीचर कंसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ असेसमेंट। ये कौन से पर्सनल फैक्टर हैं। अब कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर कौन से हैं। स्कूल कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरनल पॉलिसी, इंटरनल स्कूल सपोर्ट, पेरेंट्स व्यू, कल्चर एंड सोशल प्रेफरेंस। यानी कि कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर क्या है कि स्कूल वाले कैसे सपोर्ट कर रहे हैं टीचर को, है ना, क्या क्या सुविधाएं प्राप्त उनको मुहैया करवाई जा रही हैं, उनको कैसे कैसे डिजिटलाइजेशन से पढ़ाया जा रहा है, चौक से बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। पेरेंट्स का व्यू क्या है वो भी मायने रखता है। कल्चर एंड सोशल प्रेफरेंस, है ना, कि संस्कृति कैसी है, सोशल कैसा है, मतलब कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आसपास इन्वायरमेंट कैसा है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इसमें क्या है कि लोकल एजुकेशन पॉलिसी, करिकुलम डेवलपर, यानी कि लोकल जो एजुकेशन पॉलिसी है किसी स्टेट की, किसी शहर की, वो कैसी है। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं टीचिंग में। रिसोर्सेज रिलेटेड फैक्टर, देखिए रिसोर्सेज क्या है। एजुकेशनल रिसर्च, इसमें रिसोर्सेज में एजुकेशनल रिसर्च आएगा, टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम आएगा, टाइम एंड क्राउड करिकुलम आएगा कि बच्चे ज़्यादा हैं टाइम कम है। वर्किंग कंडीशन ऑफ टीचर की वर्किंग कंडीशन कैसी है। मटेरियल एंड फंडिंग, यानी कि कौन सा मटेरियल है, कौन सा फंड है, जैसे सब कुछ। तो ये 4 फैक्टर है हमारे। एक फैक्टर है हमारा पर्सनल फैक्टर, एक है हमारा कॉन्टेक्चुअल फैक्टर, एक है एक्सटर्नल फैक्टर, एक है रिसोर्सेज। ये किससे रिलेटेड है, टीचिंग के फॉर्म से। देखिए, अब टीचिंग के फॉर्म्स तो हमने जान लिए। अब हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि सम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टीचिंग विच आर डिस्कस एज अंडर। अब देखिए, हमने तो ऊपर ये जाना है कि टीचिंग के जो फैक्टर्स हैं वो टीचिंग की फॉर्म्स कौन सी है। अब हम जानते हैं कि जो टीचिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ठीक फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ होती है फ्रेंड्स, आप देखिए कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट होते ही हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर हम टीचिंग के कुछ भी थॉट जो हम इसके फैक्टर करेंगे, आप उसको पॉजिटिव और नेगेटिव मान के चलना। टीचिंग का जो फैक्टर है वो पॉजिटिव वे से भी फैक्टर डालते हैं और नेगेटिव वे से भी डालते हैं। नेगेटिव आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, अगर टीचर देखिए, अगर टीचर किसी के बच्चे को पढ़ाएगा अच्छे से, है, तो वो बच्चा क्या करेगा, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो टीचर क्या करेगा, उसको बहुत अच्छे से और समझाएगा कि हाँ बच्चा जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से करे। अगर टीचर समझा रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा है, तो बच्चों को समझ नहीं आ सकता। ठीक है, टीचिंग उससे भी प्रभावित होगी, है ना। यानी कि टीचर बढ़िया समझाए वो है पॉजिटिव पॉइंट, टीचर समझा रहा है बच्चों को समझ नहीं आ रहा है वो है नेगेटिव पॉइंट। चलिए डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने पॉजिटिव नेगेटिव व्यू बता दिए। अब देखिए, मैं जो भी आपको पॉइंट कराऊंगा इसका आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें कराऊंगा। देखिए, अब देखिए कि पहला जो टीचिंग को इफेक्टिव करने वाला कारक है वो कौन सा है। देखिए, एबिलिटी टू मेंटेन डिसिप्लिन। इसमें क्या है, टीचर में क्या है कि डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। तो दिस फैक्टर इज टू रिवील इफ ए पर्सपेक्टिव टीचर कैन हैंडल द क्लास इफेक्टिवली। दिस वुड बी ऑल्सो ब्रिंग आउट ऑफ द अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इज और हर। देखिए, टीचर चाहे कोई भी हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज टीचर हो, जो मर्जी हो, है ना। तो वो क्या करते हैं कि क्लास में क्या करते हैं कि अपनी क्षमता के हिसाब से या अपने हिसाब से वो क्या करते हैं, क्लास को वो कंट्रोल करते हैं। होता है ना ऐसे कि कई बार क्या होता है कि टीचर क्लास में आता है, बच्चे एकदम से चुप हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। कई बार टीचर आते हैं तो बच्चे जो है वो चुप ही नहीं करते। तो सिंपल सी बात है, देखिए, टीचिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। मान लीजिए अगर टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहा है तो वो क्लास में एक अच्छा सा माहौल क्रिएट कर रहा है, उसको डिसिप्लिन में रख रहा है, तो बच्चे अच्छे से सीख लेंगे, है ना।
तो बच्चों को अच्छे से समझ आएगा, जो हो गया पॉजिटिव पॉइंट। अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, तो बच्चों को समझ नहीं आएगा, वो है नेगेटिव पॉइंट। वो भी टीचिंग को प्रभावित करेगा। यानी कि टीचिंग को प्रभावित दोनों तरीके से होता है, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव में बच्चे अच्छे से समझेंगे, नेगेटिव में बच्चे अच्छे से नहीं समझेंगे। तो हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट आ गया एक्टिवनेस। एक्टिवनेस इज टू जज हाउ फार एन एस्पायरेंट टीचर इज रिस्पेक्टिव टू एनी सिचुएशन, एक्शन और वर्क दैट कम्स अप बिफोर हिम हर। देखिए एक्टिवनेस क्या है, जो टीचर है वो एक्टिवनेस उसमें होनी चाहिए। एक्टिवनेस से पता लगा जाता है कि जो टीचर है वो हर सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करेगा। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर टीचर एक्टिव है हर मामले में, चाहे मान के चलिए कि अगर टीचर बच्चों को बढ़िया से करवा रहा है, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन बता रहा है, वो एक्टिव है, इसका पॉजिटिव पॉइंट ये बनता है कि बच्चे से सीखेंगे। अगर वो एक्टिवनेस है ही नहीं, वो छुट्टियाँ कर रहा है बार बार, पता ही नहीं चल रहा, बच्चा का सिलेबस पीछे जा रहा है ना, रटवाई जा रहा है, तो बच्चों को कुछ समझ नहीं आएगा। तो वो क्या हो गया, एक्टिवनेस। ठीक है, मतलब कि एक और इसका होता है कि जैसे मान के चलिए कि टीचर बच्चों को अच्छे से करा रहा है एक्टिव होके, पर बच्चे कर नहीं पा रहे, बच्चे छुट्टियाँ कर रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे, काम पीछे जा रहा है, वो भी हो गया नेगेटिव पॉइंट, है ना। अगर बच्चे भी साथ दे रहे हैं तो वो भी एक्टिवनेस हो गया। यानी कि इसमें क्या होगा, टीचर और स्टूडेंट को दोनों को एक्टिव रहना पड़ेगा। देखिए एडेप्टेबिलिटी, दिस फैक्टर इज टू सी इफ एन एस्पायरेंट टीचर इज एडेप्टेबल टू ऑल सच आइडियाज एंड सिचुएशन विच आर नॉट कंटेनरी टू स्पिरिट एंड नेचर ऑफ हिज हर प्रोफेशन। देखिए एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट डालता है इसमें। देखिए टीचर जो है हर सिचुएशन में कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, है ना, तो वो उसमें एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पॉइंट है। अगर कैसे भी सिचुएशन है, जैसे कुछ भी है, मान लीजिए पेपर एग्ज़ाम नज़दीक है, टीचर बच्चों को एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी लगवा रहा है, कुछ भी करवा रहा है, तो बच्चे उसको समझ रहे हैं तो बच्चे अच्छे से कर पाएंगे। अगर टीचर कुछ भी लगवाए ना, बस उसको रट्टा बजवाई जाए, कुछ भी ऐसे करवाई जाए, तो बच्चों को समझ नहीं आएगा, है ना। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट हो गए। एटीट्यूड टुवार्ड्स चिल्ड्रन। देखिए एटीट्यूड टुवार्ड चिल्ड्रन इंक्लूड्स एटीट्यूड ऑफ टीचर टुवार्ड्स द नीड्स, नेचर, प्रॉब्लम्स, बिहेवियर, ठीक है, इन ए ग्रुप और एज इंडिविजुअल इनसाइड द स्कूल और आउट ऑफ इट। दिस गोज टू शो हाउ ए टीचर रिएक्ट्स टू द चिल्ड्रन इन वेरियस सिचुएशन। देखिए जो एटीट्यूड है ना, मतलब कि स्टूडेंट के प्रति टीचर का रवैया कैसा है और टीचर के प्रति स्टूडेंट का रवैया कैसा है, चाहे वो क्लास के अंदर हो चाहे क्लास के बाहर हो, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मान लीजिए क्लास में टीचर ने बच्चों को कुछ करवा दिया, कुछ अच्छे से करवा दिया, बच्चे उसको अच्छे से टेस्ट को कर पा रहे। मान लीजिए कि टीचर ने बच्चों को कुछ करवाया, उसको अगले दिन टेस्ट दे दिया, बच्चों ने अच्छे से टेस्ट किया, उन्होंने टेस्ट को अच्छे से कर दिया, तो उनके बढ़िया नंबर आ गए। यानी कि उन्होंने टीचर की बात मान ली तो उनका बढ़िया से आ गया, है ना। अगर टीचर ने कोई टेस्ट दे दिया, बच्चों ने इसको करा ही नहीं है, सीरियसली लिया ही नहीं है, तो टीचर ने टेस्ट लिया, सारे बच्चे फेल हो गए, तो वो भी इफेक्ट करेगा, तो बच्चों के नंबर नहीं आ पाएंगे, वो कैसे कर पाएंगे आगे, है ना। तो वे भी टीचर को प्रभावित करेगा बहुत ज़्यादा। एक्सपीरियंस ऑफ ए टीचर, देखिए सबसे बढ़िया बात है, सबसे बात है कि ये एक्सपीरियंस टीचर का बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक्सपीरियंस जो टीचर का है, एक्सपीरियंस ऑफ टीचर अफेक्ट्स आल्सो द टीचिंग। आफ्टर इंक्रीजिंग टीचिंग एक्सपीरियंस द टीचर कैन मोर नॉलेजेबल एंड लर्न मैनी न्यू थिंग्स विच कैन शेयर टू स्टूडेंट। देखिए एक्सपीरियंस टीचर होना चाहिए, टीचर में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो टीचर की नॉलेज है, अगर कोई भी टीचर है अपने आप को अपडेट करता रहे, साथ साथ वो उसको नई नई नॉलेज मिलती रहेगी, ठीक है, तो वो स्टूडेंट से शेयर करेगा, स्टूडेंट क्या उसको अच्छे से कर पाएंगे। मान लीजिए कि अगर मैं आपको जो चीज़ करवा रहा हूँ, अभी मैं आपको जो चीज़ करवा दूँ, साथ में मैं आपको अच्छे से अच्छा आपको ये भी मैं करवा दूँ कि नई नई घटनाएँ कौन सी हो रही हैं, है ना, हम आगे करेंगे ही ऐसे, तो आपको क्या होगा कि आप अच्छे से उसको कर पाओगे, आपका एग्ज़ाम फटाफट हो जाएगा, है ना। अगर टीचर क्या होगा, बच्चों से अपना एक्सपीरियंस के द्वारा, मतलब कि बच्चों को बढ़िया तरीके से करवाएगा। अगर कोई देखिए जैसे मैं आपको ये नोट्स करवा रहा हूँ, है ना, आपको ये किसी एक बुक में नहीं मिलेंगे, आपको मैं इसके जो फैक्टर करा रहा हूँ आपको एक बुक में नहीं मिलेंगे। जैसे आप इसको कर लोगे अच्छे से, तो आपकी मेहनत बच जाएगी बाकी बुक्स करने के लिए, और साथ में आप अच्छे से करोगे तो आपका पेपर भी हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस हो गया ना ये। तो कहने का मतलब ये है कि टीचर जो भी बच्चों को करवा रहा है, बच्चे उसको सीख रहे हैं, टीचर उसको अपने एक्सपीरियंस से करवा रहा है, तो बच्चे इसको अच्छे से सीखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ इंस्टीट्यूशन, देखिए प्रशासनिक नीतियाँ, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी होती है इंस्टीट्यूशन की। देखिए कईयों में ऐसा होता है ना, पंजाब बोर्ड,
सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इनमें क्या होता है कि अलग अलग बोर्ड की जो है इंस्टीट्यूशन की अलग अलग पॉलिसी होती है। Administrative policy also affect teaching. Teacher wants to instruct with his way, but administrative policy is not allowed. So the voice of teach can stop and fact of teaching may slow in classroom. आप ये देखिए कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बहुत ज़्यादा, आप ये मान के चलिए कि देखिए आजकल जो टीचर बच्चों को करवाता है कि बच्चे भी इसको सीरियसली करते नहीं है स्कूलों में, चाहे स्कूल हो कॉलेज हो, है ना। टीचर से कितने आर्गूमेंट करते हैं। पहले ज़माना कुछ और था, पहले था कि जो टीचर ने करवा रही, चाहे वो जैसे मर्जी है, चाहे बच्चों को वो मारते भी थे पर बच्चे उसको पढ़ लेते थे। आजकल जो टीचर है बच्चों को ना ही मार सकता है ना ही कुछ कह सकता है, क्योंकि उसको पेरेंट्स आ जाते हैं, कुछ हो जाता है तो प्रशासन उसको, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको करने से रोक देता है। यानी कि कहने का मतलब है कि टीचर को जो है वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिसी है उसके हिसाब से चलना पड़ता है, वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, टीचर अपनी मर्जी से जैसे पढ़ाना चाहता है वो वैसे पढ़ा नहीं सकता, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के अंदर चलना पड़ेगा, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, है ना। तो इससे भी टीचिंग बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। क्लासरूम एनवायरनमेंट, देखिए क्लासरूम एनवायरनमेंट आल्सो affect also on teaching as students. Without both active participation in education, teaching never affect. If the concentration lives in the classroom and student listen teacher voice, and teacher also cares the activity of teaching, the teacher doing interaction with the student. देखिए क्लासरूम एनवायरनमेंट सबसे बढ़िया ये इफेक्ट करता है, क्योंकि देखिए क्लासरूम का एनवायरनमेंट होगा तो तभी होगा ना। क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों ही ज़्यादा एक्टिव है। टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चे उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं अच्छे से कि हाँ उनको समझ में आ रहा है, तो उससे क्या होगा कि टीचर की जो टीचिंग है वो सफल हो जाएगी, बच्चे एग्ज़ाम में बढ़िया से कर पाएंगे। अब ये मान के चलिए टीचर बच्चों को करा रहा है, बच्चे समझ नहीं पा रहे, शोर मचा रहे हैं, तो टीचर ने अपना काम तो कर ही दिया है, तो बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, टेस्ट में और पेपर में, तो बच्चे फेल हो जाएंगे, तो वो भी फैक्टिंग हो गया टीचर, है ना, बच्चा कुछ है नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर क्लासरूम का इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो बच्चे उसको पढ़ पाएंगे, वो उसका पॉजिटिव फैक्टर है। अगर क्लासरूम का इन्वायरमेंट नहीं अच्छा है तो बच्चे उसको कर नहीं पाएंगे, तो उसका नेगेटिव फैक्टर है। इम्पार्शलिटी, देखिए टीचर इज इम्पार्शियल इनफ टू ट्रीट ऑल स्टूडेंट इक्वली एज आल्सो टू नो द एक्सटेंट टू विच टीचर वुड बी फुलफिल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। देखिए टीचर जो है कभी पार्शलिटी नहीं करता, उसके लिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे कोई गरीब हो चाहे मेरे स्टूडेंट, उसके लिए एक बराबर ऐसे होते हैं स्टूडेंट, उसके लिए सभी इक्वली होते हैं, वो सबको इक्वल अटेंशन देता है ना फ्रेंड्स। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं कारक। देखिए इनिशिएटिव, टीचर कैन नॉट रेस्ट विद डूइंग द वर्क असाइंड टू स्टूडेंट्स, टीचर वुड बी enthusiastic, industrious and insightful to take the lead and should not be only repeated to new idea। देखिए टीचर है कभी भी रेस्ट नहीं करता, वो अपने जो है वो वर्क में लगा रहता है कि मैं और इसको अच्छे से कैसे करा पाऊँ। देखिए टीचर का मान लो कुछ भी सब्जेक्ट है, अब ये मान के चले कि मैं आपको पेपर वन करा रहा हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कराऊँ कि ताकि आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप ये मेरा एक बार लेक्चर पढ़ लो, आपका आसानी से हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि टीचर अपने काम में लगा रहता है कि ताकि बच्चों से अच्छे से कराया जाए। अगर वो लगा रहेगा अपने काम में अच्छे से अच्छा करवाने के लिए तो बच्चे उसको अच्छे से कर पाएंगे। अगर टीचर कुछ करे ही ना तो बच्चे उसको सीख नहीं पाएंगे। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, देखिए टीचर शुड हैव फुल कमांड ओवर द कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट, अदरवाइज टीचिंग विद लेस फुल कमांड ऑफ सब्जेक्ट नेगेटिवली इम्पैक्ट इन द क्लासरूम। देखिए टीचर की जो होती है अपने सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छी कमांड होती है, अगर टीचर को अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ ज्ञान ना हो, कुछ पता ना हो, तो वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो बच्चे सोचेंगे कि हाँ टीचर को आता नहीं तो हमें कैसे आएगा, है ना। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जोग्राफी हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, वो अगर उसको अच्छे से कमांड पता है कि इसको मैं कैसे करवाऊँगा, अगर वो आसानी से करवा दे बच्चे उसको अच्छे से कर पाएंगे। अगर कमांड अच्छी हो ही ना तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है टीचिंग के ऊपर। देखिए पर्सनल अपीयरेंस, दिस फैक्टर इंडिकेट्स द फिजिकल आउटलुक ऑफ द टीचर। देखिए पर्सनल अपीयरेंस बहुत ज़रूरी है कि जो टीचर की जो फिजिकल आउटलुक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मान लीजिए कि टीचर का बहुत कुछ आता है, बहुत समझदार है, अगर वो अच्छे से क्लास में जाए ही ना, है ना, क्लास में बिना नहाए धोए चले जाए, बाल बिखरे हुए कुछ भी ऐसे हो, तो वो बच्चे उसको चाहे वो जितना मर्जी बढ़िया कराए तो वो भी इफेक्ट डालेगा, बच्चे सोचेंगे कि कैसा है।
अगर बिल्कुल जो टीचर है बिल्कुल एक्टिव होके बिल्कुल बढ़िया तरीके से जाए तो उसके जो पर्सनैलिटी लेवल है वो बढ़िया टीचर जो स्टूडेंट को वो है वो प्रभावित करेगी। तो पर्सनल अपीयरेंस भी बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, दिस इज़ रिलेटेड टू द टीचर्स बिल्ट बिलीफ एंड रिएक्शन ऑन द मेथड ऑफ टीचिंग, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एवेल्यूशन टेक्निक, करिकुलम, को करिकुलम एक्टिविटी, बिहेवियर विद स्टूडेंट। देखिए, टीचर को प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें होता है क्या है, उसको पता होता है कि मुझे कौन सा मीडियम बच्चों को करवाना है। जैसे मान के चलिए कई बच्चों को इंग्लिश में आता है, कईयों को हिंदी में समझ में आता है, तो वो दोनों तरीके से करवा सकता है ना। एवेल्यूशन टेक्निक भी है कि वो टीचर को पता होता है कि मैं किस हिसाब से कराऊंगा तो बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। उसको बच्चों का बिहेवियर भी पता होता है कि किस बच्चे से कैसे बात करनी है, कुछ शरारती बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कि उसको प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन पूरी होती है। इस हिसाब से वो अपना सिलेबस करवाएगा तो वह बच्चों को पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, it is to judge the extent to which a teacher is able to establish cordial relation with students and yet is able to keep a certain distance from students। देखिए, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी बढ़िया। अगर वो बढ़िया रिलेशनशिप होगा तो टीचर बच्चों को अपनी बात समझा पाएगा, स्टूडेंट अपनी बात उसको समझ पाएंगे, है ना। अगर बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो टीचर के पास वो जाएंगे, क्योंकि टीचर ही एक सोर्स होता है जिस पे बच्चे विश्वास करते हैं, है ना। बुक से ज़्यादा भी टीचर भी विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई प्रॉब्लम आए तो टीचर हमें वो सॉल्व करवा देगा। तो अगर रिलेशनशिप बढ़िया होगा, उनका आपसी तालमेल बढ़िया होगा, तो बच्चों को पढ़ने में मज़ा आएगा, टीचर को करवाने में भी आएगा। अगर टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप बढ़िया हो ही ना, बच्चे स्टूडेंट के पास जाने से कतराएं, तो उनका नुकसान होगा एग्ज़ाम में भी, टेस्ट में भी, उनको कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव इसके पॉइंट है। मैथोलॉजी इन टीचिंग, देखिए, स्किलफुल टीचर वुड ऑलवेज लीड टू स्टूडेंट टू लर्न विद 3 ई, विद 3 ई, यानी कि ईजीनेस, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी। टीचर वुड टीचर विदाउट मेकिंग स्टूडेंट फील दैट दे आर वेरी टॉट। देखिए, मैथोलॉजी इन टीचिंग भी बहुत ज़्यादा, एक स्किलफुल जो टीचर है उसमें हमेशा 3 बातें, उस जो स्किलफुल टीचर है उसमें 3 बातें हैं। देखिए, उसमें क्या होता है कि ईजीनेस, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी, ये इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। टीचर को पता है कि मुझे अपनी टीचिंग किस हिसाब से करवानी है, ठीक है। वो इस हिसाब से कराता है कि जो बच्चे हैं उसको उसकी टीचिंग जो है वो आसानी से समझ आए। इकोनॉमिक फैक्टर, देखिए, इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इज आल्सो इफेक्टिव टीचिंग। Even salary of teacher affects on his thinking level. Poor and rich student can also classify economically and sometimes these factor can affect on teaching, effective teaching। देखिए, इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत है। मान के चलिए कि अगर टीचर की सैलरी बहुत ज़्यादा है या उसका थिंकिंग लेवल है, क्योंकि मेरे हिसाब से टीचिंग है उसमें कोई पैसे मायने नहीं रखता, बस हमें अपना काम ही करते रहना चाहिए। कोई टीचर की सैलरी बहुत ज़्यादा है, वो अगर उनको सैलरी समय से ना मिले तो वो धरने में बैठ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चों की जो है पढ़ाई वो नुकसान में आ जाती है। तो उनका टीचिंग थिंकिंग लेवल हो गया ना वो। तो बस ये, कोई स्टूडेंट रिच है, कोई पुअर है, तो वे भी जो है टीचिंग को इफेक्टिव करते हैं, है ना। देखिए, पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, दिस फैक्टर कैन बी डिवाइड साइकोलॉजिकली। If parents want to frame up his children doctor or engineer and continuous stress on students, sometimes students may not at that rank, so mentally he can create depression and which can stop effective teaching to teacher। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनकी आशाएं, उनका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, वो बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर वगैरह पढ़ाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, किसी को डॉक्टर किसी को इंजीनियर, तो स्टूडेंट के ऊपर उनका स्ट्रेस रहता है। तो इससे क्या होगा, अगर स्टूडेंट के ऊपर स्ट्रेस रहेगा तो वो जैसे मान के चलिए कि बच्चों का इंटरेस्ट है नहीं है टीचिंग डॉक्टर बनने के लिए, उसको मेडिकल रखवा दिया, है ना। किसी बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं घर वाले, पर उसका इंटरेस्ट है नहीं, तो उन्होंने मेडिकल रखवा दिया, पर टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को पढ़ा तो रहा है, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट बढ़ेगा, बच्चों को समझ नहीं आएगा। तो ये हो गया। हाँ, अगर बच्चों को उसके पेरेंट्स है वो टीचर, वो उसको कुछ डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो बच्चा भी बनना चाहता है डॉक्टर, तो उससे क्या होगा कि जो टीचर पढ़ाएगा बच्चे को अच्छे से समझ आएगा, यानी कि इससे क्या होगा, बच्चों के ऊपर जो स्ट्रेस है वो होता है। यानी कि अगर बच्चे को
जैसे जो पेरेंट्स हैं बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, टीचर डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो अगर वो उनके हिसाब से नहीं चलते, वो बनना नहीं चाहते, तो उन टीचर का पढ़ाया उनको समझ नहीं आएगा। अगर वो उनके हिसाब से चलेंगे तो बच्चों को पढ़ाया उनका समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर दोनों ही इसके ऊपर है। तो चलिए इसके हमने ये फैक्टर तो कर लिए, अब इसके 3 क्वेश्चन ही हैं, अब इसको कर लेते हैं। तो चलिए इसके प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं कि पिछले साल जो है टीचिंग फैक्टिंग के कौन से क्वेश्चन आए थे। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग। ये जून 2015 क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो टीचिंग के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता। देखिए 4 ऑप्शन है। टीचर्स नॉलेज, क्लासरूम एक्टिविटी दैट इनकरेज लर्निंग, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, या लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। तो इसका आंसर आएगा सी, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। ये कभी भी टीचर के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता, चाहे टीचर गरीब अमीर हो, चाहे बच्चा अमीर गरीब हो, इसका कोई भी सोशल इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो नहीं इफेक्ट करेगा। दूसरा क्वेश्चन है, इंटरनेट इंटरनल आएगा यहाँ पे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट मैसेज रिसेप्शन बाय द स्टूडेंट इन द क्लासरूम आर रेफर टू एज। 1 अगस्त 2016 का क्वेश्चन था। कौन से आंतरिक यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं जो स्टूडेंट के ऊपर असर डालते हैं क्लासरूम के अंदर। देखिए फीडबैक, फ्रेगमेंटेशन, चैनलाइजेशन या नॉइस। तो इसका आंसर आएगा नंबर 4, नॉइस। बच्चे को टीचर अगर बहुत अच्छे से करवा रहा है तो उसको अगर शोर शराबा हो रहा है तो उसको समझ नहीं आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू। इनमें से कौन सा एक फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है टीचिंग को। ये जनवरी 2017 का क्वेश्चन था। देखिए इसमें है सोशल सिस्टम ऑफ कंट्री, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोसाइटी, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल, या एजुकेशनल सिस्टम। तो इसका आंसर आएगा नंबर 4। टीचिंग का मेथड, पढ़ाने का तरीका कैसे होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स 2 तरह का होता है। एक होता है कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, क्योंकि ये अलग अलग होते हैं मेथड, टीचिंग के पढ़ाने का तरीका, और उसके बाद स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका भी इसमें आता है। तो जानते हैं मेथड ऑफ टीचिंग की डेफिनेशन। टीचिंग मेथड इज ए सिस्टमैटिक वे इन विच ए टीचर यूज टू ट्रांसफ़र और रिसीव और शेयर इन्फॉर्मेशन। यानी कि टीचिंग मेथड क्या है कि सिस्टमैटिक वे है जिसमें कि होता क्या है कि टीचर के द्वारा नॉलेज ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टीचिंग मेथड में क्या होता है कि टीचर अपनी नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र करता है। वो किसके द्वारा करेगा, टीचिंग मेथड के जरिए। यानी कि एक टीचर ने अपनी जो है, यानी कि आप देखिए जो एक टीचर होता है वो टीचिंग के मेथड के जरिए अपनी नॉलेज को है वो ट्रांसफ़र करता है। द टर्म टीचिंग मेथड रेफर्स टू जनरल प्रिंसिपल्स, पैडागॉगी एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी यूज्ड फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। यानी कि जो टीचिंग मेथड यूज़ किया जाता है टीचर के द्वारा, वो किसके हिसाब से, वो जो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन उसको दी जाती है, कोई मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है उसको अपना के ही वो देता है। यानी कि टीचर ने अपनी नॉलेज को शेयर करना है, वो कर रहा है, पर उसको किसके हिसाब से चलना पड़ेगा, स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। पैडागोजी हमने किया ही हुआ है पहले कि पढ़ाने का तरीका होता है ये, है ना। तो जॉफ्री ने डिफाइन किया है टीचिंग मेथड एज द प्रोसेस ऑफ imparting knowledge and skills which is used by a teacher in the classroom. It implies the use of principles and theories of instruction. It can conclude class participation, demonstration and recitation. देखिए इसमें क्या होता है, कह रहे कि इसने जॉफ्री ने, फ्रेंड्स देखिए जब आपको ये राइटर के जो नाम बता दो इसको आप अच्छे से करना क्योंकि पेपर में ये पूछ लेंगे, ठीक है। तो इसने कहा है कि जो टीचर है वो क्लासरूम के अंदर पढ़ाता है, वो उसमें क्या करता है कि क्लास में वो पार्टिसिपेशन करेगा, डेमोस्ट्रेशन देगा, मतलब कि सब कुछ वो करेगा। यानी कि जो डेमोस्ट्रेशन है, जो क्लास पार्टिसिपेशन है, ये किसका हिस्सा है, ये मेथड ऑफ टीचिंग का ही हिस्सा है। तो आइए जानते हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग की टाइप्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड, तो देखिए फ्रेंड्स बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड है। तो कौन कौन से, एक तो है टीचर सेंटर मेथड, एक है स्टूडेंट सेंटर मेथड। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो टीचिंग मेथड 2 तरह का होता है, एक है टीचर, एक है स्टूडेंट। यानी कि टीचर सेंटर में क्या होता है कि वो मेथड जिसमें टीचर पढ़ाता है अपने तरीके से, तो स्टूडेंट सेंटर होता है जिसमें स्टूडेंट पढ़ता है अपने तरीके से। अब देखिए सभी के पढ़ाने का स्टाइल वो अलग अलग है ना। मेरे पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग होगा, किसी और का अलग होगा, किसी और का अलग होगा।
तो स्टूडेंट के पढ़ने का स्टाइल भी अलग होता है, सभी स्टाइल फॉलो नहीं करते। तो जानते हैं पहला टीचर सेंटर मेथड कौन सा है। दिस इज द मेथड इन विच द टीचर होल्ड द सेंट्रल पोजीशन एंड एज्यूम टू बी द सोर्स ऑफ और मटेरियल। इसमें क्या होता है कि जो टीचर सेंटर मेथड में टीचर जो है वो सेंट्रल पोजीशन निभाता है, तो सारे मटेरियल का वो अकेला ही एक सोर्स या स्रोत होता है, यानी कि टीचर इसमें मेन या अहम भूमिका निभाता है टीचर सेंटर में। नो इंट्रैक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, इसमें कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होता टीचर और स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि टीचर को अपने हिसाब से करवाना होता है। द स्टूडेंट्स आर अज्यूम टू बी एम्प्टी माइंड और ए टिन दैट हैव टू बी बिल्ड विद नॉलेज, यानी कि इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को कोई भी नॉलेज नहीं होती, सब कुछ जो है वो टीचर को भरना होता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें हमने क्या पढ़ा है टीचर सेंटर में कि इसमें पहली बात तो है कि टीचर सेंटर पोजीशन है, यानी कि टीचर को जो भी कुछ कराना है टीचर को अपने हिसाब से कराना होता है। इसमें कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होता टीचर स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि स्टूडेंट को कुछ भी नहीं पता किसी चीज़ के बारे में, जो टीचर पढ़ाएगा स्टूडेंट वही पढ़ेंगे, है ना। तो वही बात है कि टीचर इसमें अपने हिसाब से कराता है। तो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट सेंटर मेथड। तो इन दिस मेथड द स्टूडेंट बिकम सोर्स ऑफ व्हाट टू बी लर्न, स्टूडेंट गेट्स अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ए टीचर कंटेंट एंड स्टूडेंट देमसेल्फ एज टू मेक दिस क्लियर हेडिंग्स बाय सेइंग। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्टूडेंट है वो मेन है। इसमें क्या होगा स्टूडेंट सेंटर मेथड में स्टूडेंट सेंटर मेथड क्या कहता है कि इसमें स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका, यानी कि जो टीचर ने पढ़ाया है स्टूडेंट ने किस हिसाब से उसको पढ़ा है उसके पढ़ने का तरीका आता है स्टूडेंट सेंटर मेथड में। इसमें होता है कि स्टूडेंट जो क्या पढ़ रहे हैं, टीचर ने जो पढ़ा तो दिया है पर स्टूडेंट को कितना समझ आया, क्या समझ आया, ठीक है। इसमें इंटरेक्ट करने का तरीका अवसर मिलता है टीचर के साथ। देखिए टीचर सेंटर में कभी भी इंटरेक्शन नहीं होती। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए वो कौन सा मेथड है जिसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन नहीं होती। देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, दिस मेथड इज़ कॉल्ड, ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, दैट इज़ टीचर सेंटर मेथड, ठीक है। इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होती, स्टूडेंट सेंटर में इंटरेक्शन होती है। क्योंकि देखिए कि जब स्टूडेंट को कुछ पता नहीं है, टीचर ने उसको पढ़ा दिया, तब अब स्टूडेंट पढ़ने लगा, इसको आ रहा है, तो वो उससे अब टीचर से सवाल जवाब भी करेगा ना, वो क्वेश्चन भी पूछेगा कि इसका ये कैसे आया, वह कैसे आया, है ना। तो वो किस में पूछेगा, वो स्टूडेंट सेंटर मेथड में। द प्रायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट को स्टूडेंट पढ़ रहा है इसको इसके लिए प्रायर नॉलेज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप ये देखिए कि आप ये लेक्चर पढ़ रहे हो, आपने पहले भी टेस्ट कई बच्चों ने दिया होगा यूजीसी नेट के लिए, जैसे मैं उनको पढ़ा रहा हूँ इसमें, तो उनको इसके बारे में थोड़ी सी पहले भी नॉलेज होगी। अब पहले नॉलेज तो होगी तो ये देखेंगे उसको और ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, तो उनको प्रायर नॉलेज होने से पहले नॉलेज होने से पहले उनको थोड़ा सा अच्छे से जल्दी में समझ आता है। फ्रॉम दिस फाउंटेन इज़ वेयर द ट्रेंच ऑफ नॉलेज इज डग टू मेक ए बिग एंड वाइड कनाल ऑफ नॉलेज। इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ी जो नॉलेज है वो स्टूडेंट को सीखने को मिलती है। यानी कि अगर स्टूडेंट को पहले से नॉलेज है, वो नई चीज़ उसको दोबारा से सीख रहा है, इसको कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा। तो हमने जाना है कि टीचर सेंटर मेथड क्या है। टीचर सेंटर मेथड वो है जिसमें टीचर जो है वो खुद अपनी मर्जी के से अपने हिसाब से स्टूडेंट को पढ़ाता है। इसमें स्टूडेंट को कुछ नहीं पता होता, ना ही इसमें इंट्रैक्शन होती है। जो स्टूडेंट सेंटर मेथड है उसमें जो स्टूडेंट है उन्होंने जो सीखा है उससे वो क्वेश्चन आंसर करेंगे, टीचर से इसमें इंट्रैक्शन होती है। यानी कि टीचर सेंटर में होता है टीचर के पढ़ाने का तरीका, और स्टूडेंट सेंटर में होता है स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका। अब देखिए कि डिफरेंट टीचिंग मेथड कौन सी है। हमने ये तो जान लिया है कि टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड तो हो गए, अब डिफरेंट टीचिंग मेथड थोड़ी अलग भी होती है, कौन सी है वो। देखिए फ्रेंड्स, हायर एजुकेशन फैकल्टी स्ट्राइव्स टू बिकम मोर इफेक्टिव। देखिए इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर हायर एजुकेशन की जो फैकल्टी है वो टीचर जो होते हैं वो अच्छे से पढ़ाने के लिए और बढ़िया पढ़ाने से के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं। बेसिकली तो दो ही टाइप है, टीचर और स्टूडेंट सेंटर मेथड, पर ये डिफरेंट टीचिंग मेथड है जो टीचर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। वो कौन से मेथड है देखते हैं। पहला है लेक्चर मेथड, दूसरा है डिस्कशन मेथड, तीसरा है डेमोस्ट्रेशन मेथड, तीसरा है रोल प्ले, चौथा है केस स्टडी, पांचवा है केस स्टडी, सिक्स्थ है, छठा है ब्रेनस्टॉर्मिंग, सातवां है असाइनमेंट, और आठवां है यानी कि एट्थ है अदर मेथड। तो फ्रेंड्स देखिए लेक्चर मेथड है क्या।
फ्रेंड्स, लेक्चर मेथड जो है ये सबसे वैसे बोरिंग मेथड माना जाता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है लेक्चर वो सुनना नहीं चाहते। आप ये देखिए कि आप किसी को कोई बात समझाओ तो आपको कहेगा क्या लेक्चर दे रहा है यार, वो क्या लेक्चर दे रहा है, लेक्चर मत दीजिए। ये तो इसको बोरिंग मेथड माना जाता है, पर ये हमेशा ही यही मेथड, चाहे ये बोरिंग हो, पर ये मेथड ही जो है वो सब जगह काम में आता है। तो चलिए देखते हैं कि लेक्चर मेथड है क्या। ए लेक्चर इज़ ए टॉक और वर्बल प्रेजेंटेशन गिवन बाय लेक्चरर, यानी ट्रेनर और स्पीकर टू एन ऑडियंस। यानी कि लेक्चर मेथड है क्या, लेक्चर मेथड क्या है, एक जो लेक्चरर है, एक ट्रेनर है या एक स्पीकर है या कोई भी बंदा है, वो अपनी ऑडियंस को कुछ बोल के समझा रहा है, कुछ बोल रहा है, वो है लेक्चर। आप ये देखते हैं ना कि किसी क्लास में, किसी कक्षा में जैसे 50-60 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट जैसे बैठे हों, वहाँ पे टीचर समझाता है बच्चों को, है ना, वो बोलता है, जब प्रेजेंटेशन देता है, तो वो क्या है, वो लेक्चर मेथड ही है। यानी कि एक टीचर के द्वारा या एक ट्रेनर के द्वारा बच्चों को, ऑडियंस को, स्टूडेंट को, लर्नर को समझाना, वो हो गया लेक्चर मेथड। विद ऑल द एडवांसमेंट ऑफ ट्रेनिंग एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, ये सभी कुछ ये हायर लेवल का ही एजुकेशन का ही पार्ट है। दिस मेथड इज इकोनॉमिकल, can be used for a large number of students. Material can be covered in a structured manner and the teacher has a great control of time and material. ये जो मेथड है ये ज़्यादा लंबी जो क्लास है, जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट हैं, उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। क्योंकि देखिए कि एक बार जब टीचर समझाए 50-60 बच्चे जो बैठे होते हैं, तो उनको आसानी से वो समझ में आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टीचर का कंट्रोल होता है किसके ऊपर, टाइम एंड मटेरियल के ऊपर। तो उसको ये भी पता होता है कि कैसे कैसे पढ़ाना है। यानी कि लेक्चर मेथड में क्या होता है, एक तो ज़्यादा क्लास को पढ़ाया जाता है, दूसरा नंबर कि टाइम और मटेरियल जो है उसके ऊपर टीचर का कंट्रोल रहता है कि मैंने इतने मिनट में कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है ना। एक क्लास में एक टीचर जो लेक्चर दे रहा है तो होता है ना कि उसको इतना आज पढ़ाना है, 45 मिनट में इतना कवर करना है, बस। यानी कि ज़्यादा क्लास को पढ़ाना, कितने टाइम में कितना पढ़ाना, और साथ में स्ट्रक्चर वाइज पढ़ाना, वो किस में आता है, लेक्चर मेथड में। लेक्चरिंग इज़ नॉट सिंपली ए मैटर ऑफ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ क्लास और रिसाइटिंग व्हाट यू नो। कह रहे कि लेक्चर जो है वो ऐसे नहीं है कि बस क्लास में खड़े हुए फ्रंट क्लास में समझा दिया बस हो गया, ऐसे नहीं है। क्लास में खड़े होकर समझाना तो है, पर अच्छे से समझाना ताकि समझ में आए। द क्लासरूम लेक्चर इज स्पेशल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वॉइस, जेस्टर, मूवमेंट, facial expression and eye contact can either complement और डिट्रैक्ट फ्रॉम द अदर कंटेंट। देखिए फ्रेंड्स, जो क्लासरूम का जो लेक्चर होता है वो एक स्पेशल फॉर्म है किसका, कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन किसके साथ करेंगे हम, स्टूडेंट के साथ। एक टीचर जो क्लास में जो लेक्चर देता है वो कम्युनिकेशन करता है ना, वो जिसमें क्या है कि वो उसके बोलने का स्टाइल, उसकी आवाज़, उसके जेस्टर, यानी कि हाथों के इशारे, उंगलियां वगैरह, है ना, जेस्टर जो होता है ना हमारा वो, यानी कि इसमें वॉइस, टीचर की वॉइस, जेस्टर, मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट स्टूडेंट के साथ, ये किस में आता है, ये लेक्चर मेथड में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से बिल्कुल कीजिए। मैं आपको ऐसा कराऊंगा कि किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, इतना डीपली किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। इसको अच्छे से कीजिए, ना ही आपको ये किसी बुक में मिलेगा। इसलिए आप इसको अच्छे से, बुक में देखिए आप बिल्कुल छोटा छोटा किया होगा, है ना, आपका तसल्ली हो जाती है कि हाँ हमने कर लिया। आप देखिए कि मेरा 10 जनवरी से लेक्चर स्टार्ट है, अभी तक खत्म नहीं हुआ टीचिंग अपलोड। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको मैं डीपली करा रहा हूँ। तो आप इसको अच्छे से कीजिए। टिप्स एंड टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग लेक्चर मेथड। देखिए अब जो लेक्चर मेथड है, इसको टिप्स क्या है, टेक्निक क्या है इसको इम्प्रूव करने की। देखिए लेक्चर मटेरियल शुड बी स्टिमुलेटिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग। जो लेक्चर मटेरियल है वो थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन शुड बी डिलीवर्ड ड्रामेटिकली बाय एग्जाम्पल, बाय यूजिंग एग्जाम्पल टू मेक इट मेमोरेबल। देखिए जो लेक्चर मेथड है उसमें जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एग्जाम्पल भी दी जाए, ऐसी एग्जाम्पल दी जाए कि ताकि बच्चों को हमेशा याद रहे, वो कभी भूले ना। द टीचर नीड्स टू यूज़ क्वेश्चन थॉट द लेक्चर टू इन्वॉल्व स्टूडेंट इन द लर्निंग प्रोसेस एंड टू चेक देयर कंप्रीहेंशन। देखिए टीचर को क्या होता है, टीचर को इसमें क्वेश्चन वगैरह पूछने पड़ते हैं, है ना, स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना पड़ता है। जैसे मान के चलिए टीचर ने कोई नया लेक्चर पढ़ाया, तो वो पढ़ाते पढ़ाते कोई क्वेश्चन पूछ ले बीच में से कि बताइए इसका आंसर क्या है। जैसे मैंने कल अपने लेक्चर में पूछा था, है ना, तो वो क्यों पूछता है क्वेश्चन, कि ताकि स्टूडेंट जो है वो साथ में इसके जुड़े रहें।
है ना, वहीं कि पढ़ाते समय थोड़े से क्वेश्चन भी इंक्रीज़ करना ताकि स्टूडेंट उसमें वो इन्वॉल्व रहे, स्टूडेंट उसको क्वेश्चन का इसका आंसर दे। री इन्फोर्स लर्निंग बाय यूजिंग विजुअल स्पोर्ट्स लाइक ट्रांसपेरेंसीज, फ्लिप चार्ट, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। देखिए जो रीइंफोर्स लर्निंग बाय, देखिए इसमें क्या होता है कि विजुअल सपोर्ट होते हैं, जैसे कि देखिए कि अब फ्लिप चार्ट हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, इसमें ये यूज़ किया जाता है लेक्चर मेथड में। वाइट बोर्ड पे लिखना है, ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, ऐसे। टीचर शुड टेक फीडबैक ऑफ स्टूडेंट टू इम्प्रूव लेक्चर मेथड। देखिए टीचर जो है जब लेक्चर देता है तो स्टूडेंट से उसका फीडबैक लेता है कि उसको कितना समझ में आया कि नहीं। होता है ना ऐसे कि जैसे टीचर पढ़ाते पढ़ाते आया कि आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, आपको समझ आया कि नहीं, तो बच्चा बोलता है ना हाँ यस सर। अगर बच्चा डरता है तो सर तो वो लाएगा कि हाँ मुझे समझ आया, पर उसके अंदर समझ नहीं आता। तो सिंपल सी बात है कि जब लेक्चर मेथड में टीचर पढ़ाता है तो बच्चों को समझ आता है, टीचर साथ साथ में फीडबैक लेता है, जिससे उसको पता चलता है कि उसका लेक्चर कितना समझ में आया है, अगर नहीं समझ में आता तो उसको कितना इम्प्रूव करना है। तो इसे इसके ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। नेक्स्ट आ गया डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में क्या है, इट इज़ अ फ्री वर्बल एक्सचेंज ऑफ आइडिया बिटवीन ग्रुप मेंबर और टीचर एंड स्टूडेंट। देखिए डिस्कशन मेथड में क्या है, किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना। इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी चीज़ जो है वो आप, इसमें क्या होता है कि जो आइडियाज़ होते हैं, जो थॉट होते हैं, उसको आपस में एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो ग्रुप मेंबर हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे स्टूडेंट हो, है ना। चाहे टीचर आपस में बैठ के बात करें, चाहे टीचर स्टूडेंट आपस में बैठ के आपस में आइडिया किसी मुद्दे के ऊपर या किसी टॉपिक के ऊपर कोई बात करें, वो हो गया। स्टूडेंट आपस में बैठ के ग्रुप में बात करें तो डिस्कशन हो गया। यानी कि किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना किसी ग्रुप के द्वारा, चाहे वो टीचर का चाहे स्टूडेंट का हो, तो वो हो गया डिस्कशन मेथड। फॉर इफेक्टिव डिस्कशन द स्टूडेंट्स शुड हैव प्रायर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक टू बी डिस्कस। इसको अगर डिस्कशन को इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जिस मुद्दे पे ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर वो बात कर रहे हैं, उसके ऊपर उनको पहले से थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, तभी बात बनेगी ना। ऐसे हमें ये माने कि बताइए कि टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, स्टूडेंट टीचर आपस में बैठ के या बच्चे आपस में बैठ के। आप देखिए अगर आप किसी से, देखिए आप 3-4 दोस्त जो है, फ्रेंड्स जो है, बैठ के किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करें, आपको उसके पहले थोड़ा पता होना चाहिए ना। चाहे आप टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में चर्चा करो, चाहे आप पूरे इंटायर यूजीसी नेट के बारे में बात करो, आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो इफ़ेक्टिव होगी। Stated strength of class discussion as pool idea and experience from group and allows everyone to participate in an active process। इसमें ये नहीं होता कि हाँ कुछ ही बच्चे जाएंगे, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, चाहे पूरी की पूरी क्लास हो, चाहे कुछ बच्चे हो, सबको इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट हैज़ मोर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, द लर्निंग इज़ मोर इफेक्टिव। द स्टूडेंट डू नॉट हैव टू रिप्लाई ऑन रोड लर्निंग। देखिए इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें ये नहीं होता कि आपको रोट लर्निंग होता है रट्टा, है ना, इसमें रट्टा मारने के लिए नहीं कहा जाता, क्योंकि इसमें आइडिया एक्सचेंज करना होता है। एवरी स्टूडेंट गिव हिज और हर ओपिनियन एंड दिस मेथड डेवलप क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कि हर कोई स्टूडेंट डिस्कशन मेथड में अपने विचार को रखता है, अपने आइडिया को रखता है, डिस्कस करता है, जिससे क्या होता है कि एक क्रिएटिविटी आती है स्टूडेंट्स के अंदर। ठीक फ्रेंड्स, तो आपसे सिंपली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए मैं जो भी आपको कराऊंगा उसमें क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना बने। देखिए क्वेश्चन सिंपली पूछ सकते हैं कि बताइए कि मोर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, द लर्निंग इज़ मोर इफेक्टिव इन विच मेथड ऑफ टीचिंग। आपको सिंपल्स पूछ लेंगे, बताइए कौन सा मेथड है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो हो गया डिस्कशन मेथड। तो टिप्स एंड टेक्निक्स है इसको इम्प्रूव करने के, तो देखते हैं कौन से हैं ये। तो फ्रेंड देखते हैं टिप्स एंड टेक्निक्स क्या है डिस्कशन मेथड को इम्प्रूव करने की। देखिए हम सबसे पहले पॉइंट करते जाएंगे, साथ में उसको टिप्स एंड टेक्निक्स दिखेंगे इम्प्रूव करने के। द टीचर शुड स्पेंड सफिशिएंट टाइम इन प्रिपेयरिंग द प्रोसेस एंड स्टेप ऑफ डिस्कशन। देखिए सबसे पहले क्या है कि टीचर को एक थोड़ा टाइम लेना चाहिए, एक मिनट की एक टाइम को रखना चाहिए कि इतने मिनट में हम ये इसको डिस्कस करेंगे, ताकि डिस्कशन जो लंबी ना हो। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक्स एंड द पैरामीटर शुड बी सिलेक्टेड फॉर द फोकस डिस्कशन। यानी कि जो टॉपिक है उसके ऊपर पैरामीटर को सेट करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए कि हम किस मुद्दे के ऊपर कितनी चर्चा करेंगे। आप यदि मानिए कि अगर हम कहें कि हम पूरी यूजीसी नेट के ऊपर चर्चा कर दें तो वो तो चर्चा ख़त्म ही नहीं होगी कभी। अगर हम बात करें कि हम कंपैरिजन करेंगे
पिछले सिलेबस और इस सिलेबस में कौन सा टॉपिक नया है आया है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो वो तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। Sufficient time should be allotted to discuss all the issue. At that time, same time student should know the time limit to reach conclusion. देखिए sufficient टाइम को सफिशेंट मतलब कि कम समय में डिस्कस करना होगा, बताना होगा कि हम इतने समय में इतना इशू इसको करेंगे, कि ताकि स्टूडेंट को भी पता चले कि हमें कम समय में अपने नतीजे पर, अपने कंक्लूजन को कैसे पहुंचना है। The teacher in the beginning should introduce the topic, the purpose of discussion and the student participate in discussion. देखिए टीचर को क्या है कि स्टार्टिंग में एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। होता है ना कि कहे कि आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो क्यों करते हैं कि ताकि इसका पर्पस है डिस्कशन का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, है ना। अगर स्टूडेंट पार्टिसिपेट ना कर पाए तो टॉपिक को चेंज कर दे। तो पहले इंट्रोड्यूस करना होगा टॉपिक को। Before the start of discussion, background information about the topic should be provided. देखिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं या कर रहे हैं, टीचर को चाहिए या किसी को चाहिए कि वो उसके लिए पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दें। यूजीसी के ऊपर हम बात करें कि यार सिलेबस नया आ चुका है, हम आज नए सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे, तो पहले हम देखेंगे ना कि बैकग्राउंड देखेंगे जाके कि पुराना सिलेबस कैसा था, तो वही बात होगी बस। देर इज़ नीड टू इंक्लूड क्वेश्चन टू प्रोवाइडेड डायरेक्शन। इसमें क्वेश्चन भी आने चाहिए कि ताकि टॉपिक को डायरेक्शन मिल सके। क्वेश्चन राइज होते हैं ना कि सिलेबस क्यों चेंज कर दिया, क्वेश्चन आ गया, फिर आंसर आएगा, अच्छा कितना इफेक्टिव रहेगा, क्वेश्चन निकलते जाएंगे टॉपिक में। रिलैक्स इन्वायरमेंट शुड बी क्रिएटेड टू फोस्टर द प्रोसेस ऑफ डिस्कशन। इसके लिए जो इन्वायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा सही होना चाहिए, यानी कि आसपास का माहौल शांत होना चाहिए, टीचर अपनी बात कह पाए, बच्चे उसको सुन पाए, ऐसा माहौल होना चाहिए। Teacher, after opening the discussion, should play the role of facilitator, involving everyone, and the end should summarize the discussion. टीचर जो है एक अहम भूमिका निभाता है, एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, कि ताकि जो बच्चे हैं जो डिस्कस कर रहे हैं वो उसको समराइज़ करके डिस्कशन का एंड कर दें। होता है ना ऐसे, जैसे नतीजे पे पहुंचते हैं टीचर ये कहता है कि हाँ हम नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमने ये सीखा है, इस टॉपिक का ये निचोड़ निकला है बस। Encourage student listen others point of view and the evaluate their own. इसमें स्टूडेंट को जो है टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट को कहे कि वो दूसरे के पॉइंट जो है वो भी सुने, तो साथ में उसको मूल्यांकन करके देखे, उसको एवेल्यूशन करके देखे अपने हिसाब से कि जो इसने बात कही है वो सही है कि नहीं। यानी कि किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, किसी ने कुछ अपना ओपिनियन दिया है, बाकी बच्चे उसकी बात सुने, तो उसके बाद क्या होगा, उसको अपने हिसाब से जांचे कि हाँ इसने सही कहा कि नहीं बस। टीचर शुड गिव वैल्यू ऑफ द ऑल स्टूडेंट ओपिनियन एंड ट्राई नॉट टू अलाउ हिज हर ओन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन प्रिवेंट कम्युनिकेशन डिबेट। टीचर को क्या चाहिए, वो सभी स्टूडेंट के जो ओपिनियन है उसको वो वैल्यू दे। ये ना हो कि वो उसके जो ओपिनियन है उसको वो माने ही ना, है ना, या किसी को अपनी बात रखने से मना कर दे, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम करेंगे डेमोस्ट्रेशन मेथड। देखिए डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना, एक डेमो देना, ठीक है फ्रेंड्स। डेमोस्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग इज़ ए ट्रेडिशनल क्लासरूम स्ट्रेटजी यूज्ड इन टेक्निकल एंड ट्रेनिंग इन क्लासरूम। यानी कि क्लासरूम के अंदर जो है ये एक परंपरागत जो क्लास स्ट्रेटजी है इसके लिए कि प्रदर्शन करना। यानी कि डेमोस्ट्रेशन मेथड जो है वो क्लास के अंदर जो दी जाती है वो बहुत पहले समय से स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स डेमोस्ट्रेशन मेथड में देखिए, द डेमोस्ट्रेशन मेथड इज़ यूज्ड बेस्ट the demonstration method is best used in teaching method how to perform manipulative operation, because demonstration involves showing by reason or proof, explaining or making clear by use example of और एक्सपेरिमेंट्स। पुट मोर सिंपली इट मीन्स टू क्लियरली शो। देखिए डेमोस्ट्रेशन मेथड जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है कि ताकि जो हमने टॉपिक पहले सीखा है या कुछ समझा है उसके ऊपर उसको डेमो देके या एग्जांपल से समझा जाए। यानी कि डेमोस्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि जिस टॉपिक के ऊपर हमने चर्चा की है या कर रहे हैं उसको प्रूफ करके दिखाना, कि ताकि जो हम टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। वो किस में होगा, वो डेमोस्ट्रेशन मेथड में होगा, कि ताकि बच्चों को क्लियरली शो हो जाए। देखिए दिस मेथड है सेवरल एडवांटेज, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सेव टाइम इन प्रेजेंटिंग
इसमें टाइम बचता है प्रेजेंटिंग करने में, यानी कि अगर आप कोई टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हो, आप इसको प्रूफ कर रहे हो, तो वो किस में आएगा, डेमोस्ट्रेशन मेथड में। इसमें टाइम बचता है। कॉन्सेंट्रेट अटेंशन ऑफ लर्नर ऑन रिलेशनशिप टू बी अंडरस्टूड। इसमें जो लर्नर जो है वो काफ़ी ध्यान से अटेंशन दे के इसमें समझते हैं और जो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप है आपस में उसको अच्छे से समझ आते हैं। मेक्स एफिशिएंट यूज़ ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होगा कि हमें ऑब्जर्वेशन जो है लर्नर को वो अच्छे से वो कर लेगा, यानी कि पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें ज़्यादा होगी, यानी कि जो चीज़ को समझ रहा है उसको वो अच्छे से समझ लेगा। It is a mean of strong motivation and can be used in training group or individual. In other words, the best way to teach how is to show how. देखिए, इसमें जो है किसी को कुछ समझाना हो, किसी को ट्रेनिंग देनी हो, किसी ग्रुप को या किसी इंडिविजुअल को, ये सबसे बढ़िया मेथड है डेमो देने का। इसमें होता है कि जो चीज़ है, हाउ, जो चीज़ है उसको कैसे शो करना है, या जो चीज़ शो हो चुकी है वो कैसे आई है ना। यानी कि हाउ इज़ टू शो हाउ, यानी कि जो चीज़ हमने डिस्कस की है वो कैसे आई है, जो चीज़ आ चुकी है वो कैसे हुई है, बस। यानी कि किसी चीज़ का रीज़न बताना, ये कैसे चीज़ हुई है, वो किस में आएगा, वो इसमें आएगा डेमोस्ट्रेशन मेथड में। डेमोस्ट्रेशन strategy focus to achieve psychometric and cognitive objectives. If we talk about its structure, it is given in following successive steps. देखिए, डेमोस्ट्रेशन जो स्ट्रेटजी है वो किसके ऊपर फोकस करती है, साइकोमोटर और एंड कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारे दिमाग से ज्ञानात्मक संबंधी ये इसके ऊपर फोकस करता है। अब इसके देखते हैं सक्सेसिव स्टेप्स कौन से हैं। देयर ही शुड बी सिंसियर एंड स्किल्ड पर्सन। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्किल्ड पर्सन बनेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, एक हमें अच्छी समझ आएगी, तो इससे जो है टॉपिक हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। टीचर शुड हिमसेल्फ प्रिपेयर द मॉडल्स फॉर डेमोस्ट्रेशन एंड इनकरेज द लर्नर टू। देखिए, जिसमें टीचर होता है वो खुद इसका मॉडल तैयार करता है डेमो देने के लिए, बाद में स्टूडेंट को भी इनकरेज करेगा कि आप भी ऐसी कोई चीज़ बना के लेके आओ जिसमें आप एग्जाम्पल दे सको। यानी कि जो टीचर करेगा वो स्टूडेंट को भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। डेमोस्ट्रेशन शुड बी फॉलोड बाय डिस्कशन। देखिए, जो डेमोस्ट्रेशन है वो कैसे होनी चाहिए, वो कैसे होती है, वो डिस्कशन से होती है। ए टीचर मस्ट हैव द एबिलिटी टू यूज़ ऑडियो विजुअल एड्स एक्सपर्टाइज। देखिए, जो टीचर होता है इसमें उसको ऑडियो विजुअल जो एड्स है, जो ऑडियो विजुअल तरीका है किसी चीज़ को समझाने का, उसको उसमें एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नेक्स्ट आ गया रोल प्ले, ये लास्ट ही है। रोल प्ले अकर्स व्हेन पार्टिसिपेंट्स टेक ऑन डिफरेंशिएट रोल्स इन ए simulation. These may be highly prescribed, including biographical detail and even personality, attitudes, and beliefs, or loosely indicates by an outline of the function or task. देखिए, इसमें क्या है रोल प्ले में, किसमें किसी के लिए जैसे किसी की बायोग्राफिकल डिटेल पढ़ानी हो, जिसमें कुछ किसी पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटी के बारे में या फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कुछ पढ़ाना हो, तो इसमें क्या होगा, इसमें रोल प्ले होता है। इसमें क्या होता है कि देखिए, जैसे कोई हिस्टोरिकल ड्रामा हो गया, जैसे कुछ भी हो गया, जैसे हिस्ट्री के ऊपर कोई बेस कोई कुछ भी करवा दिया, बच्चों को उसमें रोल करवाया जाता है ना, चाहे वो ड्रामा हो। या देखिए, मान के चलिए कि जैसे क्लास में कई बार क्या होता है कि जैसे करैक्टर होते हैं किसी चैप्टर के अंदर, तो टीचर क्या करता है कि उस करैक्टर को बच्चों में बांट देता है ना। जैसे मान लीजिए 10 करैक्टर है, तो 10 बच्चों को खड़ा करके करैक्टर में बांट देगा, तो लेसन पढ़ते जाएंगे, जब जब उनकी टर्न आएगी करैक्टर की, वो तो उसमें बोलते जाएंगे। दूसरा नंबर है, या वो किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि बच्चों को जल्दी से समझ में आएगा, रोल प्ले से वो अपने आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। रोल प्ले में क्या होगा कि जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करें ताकि उनको अच्छे से समझ आए। दीज टेक्निक हैव ऑलरेडी डेमोस्ट्रेटेड देयर एप्लीकेबिलिटी टू बी वाइड range of learner subject and levels. It is a memorable and enjoyable learning method. ये सबसे ज़्यादा enjoyable learning method है। देखिए, आप जैसे किसी में पार्टिसिपेट करते हो, किसी प्ले में, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हो, वो किसी चीज़ के ऊपर आधारित है ना, तो स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करेगा, कोई रोल निभाएगा, तो उसको वो जल्दी से समझ में आ जाएगा। टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम दिस मेथड, द इंसिडेंट सेलेक्टेड फॉर इनेक्टमेंट शुड बी रियलिस्टिक इन द सिचुएशन अलाउ। इसमें कि जो होता है कि जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट होता है कि जो स्टूडेंट है वो एक वास्तविक
सिचुएशन में पहुंच जाता है, उसको पता चलता है कि हाँ ये सिचुएशन जो है वो वास्तविक ऐसे ही हुई होगी। तो सिंपल सी बात है, रोल प्ले बहुत ही बढ़िया जो तरीका है। अब टिप्स एंड टेक्निक्स है इसके। बिफोर द रोल प्ले द टीचर शुड ब्रीफ पार्टिसिपेंट अबाउट द रोल्स दे विल प्ले, गिव दैम टाइम preparation, confirm confidentially of role play and ask participant to behave naturally। देखिए टीचर के द्वारा इसमें टिप्स एंड टेक्निक्स क्या देनी चाहिए कि रोल प्ले करने से पहले टीचर को टाइम मैनेजमेंट का देना चाहिए कि इसमें जो टाइम कितने समय में कितनी देर में किस चीज़ को बोलोगे, है ना। स्टूडेंट को कहेगा ना कि आप इतनी देर में इतने देर के लिए करोगे, और ऐसी एक्टिंग करना है कि ताकि वो वास्तविक लगे। ड्यूरिंग द रोल प्ले द टीचर मस्ट कीप क्वाइट, लिसन एंड टेक नोट्स, अवॉइड कटिंग रोल प्ले शॉर्ट बट गिव टाइम वार्निंग इफ प्रीवियसली एग्रीड। इसमें क्या होगा कि जो रोल प्ले के दौरान जो टीचर है उसको चुपचाप सुनते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। तो उसमें उसको जो पार्टिसिपेंट है उसको टाइम वार्निंग देनी चाहिए कि आपको इतने समय में ये कुछ करना है। आफ्टर द रोल प्ले द टीचर थैंक्स पार्टिसिपेंट, आस्क टू फीडबैक फ्रॉम lead participant, take comments from observer, ask other participant to comment। इसमें क्या होगा कि रोल प्ले के बाद जो टीचर है उसको सभी पार्टिसिपेंट का थैंक्स, धन्यवाद करना चाहिए और फीडबैक लेना चाहिए बाकियों से कि जो बाकी जो ऑडियंस है उसे जो ऑब्जर्वर है या जो ऑडियंस है उसे फीडबैक लेना चाहिए कि ये इन्होंने ये कैसे किया है रोल प्ले ये कैसे किया, होता है ना ऐसे। The teacher should use role names, not those of participant. Summarize drawing out learning point, leaving the participant with the positive comment and feeling। देखिए जो रोल नेम्स है, जो टीचर को चाहिए जो रोल नेम है या जो कुछ भी है उसको समराइज़ करके देखना चाहिए कि कैसा कैसा रोल किसको कैसे होना चाहिए। इसमें हम बात करेंगे केस स्टडी की। तो फ्रेंड देखिए कि दिस मेथड इज़ बेसिकली यूज टू develop critical thinking and problem solving skills as well as to present student with real life situation। The students are present with a record set of circumstances based on actual or an imaginary situation and they are asked। देखिए फ्रेंड जो केस स्टडी होती है वो कौन सा मेथड है, ये वो मेथड है जिसमें जो एक स्टूडेंट होता है इसको क्रिटिकल थिंकिंग आती है और साथ में प्रॉब्लम को जो उसको सुलझाना पड़ता है। इसमें क्या करता है कि टीचर स्टूडेंट को एक केस स्टडी के में क्या करता है कि इसको एक उसको सिचुएशन दे देता है, चाहे उसकी वो रियल लाइफ सिचुएशन से हो चाहे वो इमेजिनरी सिचुएशन हो। टीचर इसमें क्या करता है कि एक स्टूडेंट को क्या करेगा, उसमें स्टूडेंट को उसमें वो एक केस स्टडी दे देगा, एक टॉपिक दे देगा जिसके ऊपर वो उनको चर्चा करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है, इसको बिल्कुल जो उसको टॉपिक दिया गया है उसको वो अच्छे से करेगा, उसमें वो उसकी प्रॉब्लम जो दी है उसको सोल्यूशन ढूंढेगा, साथ में उसको क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी। यानी कि अगर केस स्टडी से क्या फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट के अंदर चीज़ को किसी भी टॉपिक को जांचने परखने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो देखिए अब कौन सी सिचुएशन दी जाती है। देखिए इसमें क्या होता है, टू डायग्नोस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स ओनली। इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम दी जाती हैं किसी टॉपिक से संबंधित, टू डायग्नोस प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड सोल्यूशन, फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी उनको ढूंढना पड़ता है। यानी कि टीचर क्या करेगा, एक प्रॉब्लम दे देगा तो उसको कहेगा कि बताइए इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। टू गिव रीज़न एंड इम्प्लीकेशन एक्शन आफ्टर प्रोवाइडिंग बोथ प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। तो होता क्या है, जब टीचर के द्वारा प्रॉब्लम बताई जाती है फिर बाद में जब उसका सोल्यूशन भी वो बता देता है, डिस्कस करता है, तो साथ में उसका रीज़न भी बताता है। यानी कि ये मान के चलिए कि अगर किसी टीचर ने किसी को कोई प्रॉब्लम दी सॉल्व करने के लिए, तो जब स्टूडेंट ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया उसके बाद टीचर खुद भी उस सिचुएशन को उसका सोल्यूशन बता देगा। तो वो सोल्यूशन उसका कैसे आया, किस हिसाब से आया, उसको वो मेथड भी बताएगा कि इसका जो प्रॉब्लम बताई थी इसका जो सोल्यूशन है वो कैसे उसका आ चुका है, इसका वो रीज़न भी साथ में बता देगा। It is a time consuming method and sometimes the case does not actually provide real experience। देखिए टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इसमें क्या करता है कि बहुत ज़्यादा जैसे एक टॉपिक दिया जाता है तो कई बच्चों को तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इसमें सोचना बहुत पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि ये रियल एक्सपीरियंस से
होता, मतलब कि इसमें रियल एक्सपीरियंस जो प्रोवाइड नहीं हो पाती। यानी कि इसमें सिर्फ स्टूडेंट को सिचुएशन के बारे ही, सिचुएशन के अंदर ही सोचना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही सोचना पड़ता है, जिससे उसका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। कई बार क्या होता है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो होता नहीं है। इट कुड बी इन, देखिए सिंपल सी बात है, केस स्टडी होती है कि जैसे आप मान के चले कि अगर आप कोई सस्पेंस मूवी देख रहे हो या कुछ देख रहे हो, होता है ना, जैसे कोई मिस्ट्री हो गई, तो आपको अपने हिसाब से आइडिया लगाता है ना कि इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, ये कातिल होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो केस स्टडी है। ऐसा ही सेम टॉपिक आपको टीचर दे देगा, आपको खुद से वो ढूंढना पड़ता है। इट कुड बी इनकन्क्लूसिव एंड इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन कैन लीड टू इनअप्रोप्रिएट रिजल्ट। कई बार क्या होता है कि जब हम नतीजे पे पहुंचते हैं तो इनसफिशेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमारे कई बार काम की इतनी नहीं होती। तो एट द एंड द स्टूडेंट वांट्स टू नो द राइट आंसर बाय द टीचर। होता क्या है कि जब स्टूडेंट को केस स्टडी दी जाती है करने के लिए, उसके बाद स्टूडेंट के द्वारा उसका आंसर बताया जाता है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। द रोल ऑफ द टीचर इन conducting the case study should be to read the case and determine the key problems faced by the decision maker, determine the data required to analyze the problems and for a synthesis into solutions, develop, analyze and compare alternative solution and recommend a course of action। देखिए इसमें जब जो टीचर है वो जब किसी को, स्टूडेंट को जो केस स्टडी करने के लिए देगा, साथ में बता देगा, तो हिंट भी देगा साथ साथ में कि वो कैसे सोल्यूशन पे पहुंच सकता है, तो उस हिसाब से स्टूडेंट जो है उस सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो अगर टीचर ने किसी को केस स्टडी दे दी है, अगर स्टूडेंट ने उसका आंसर भी बता दिया है, तो टीचर खुद उसको अपने हिसाब से डिफ़ाइन करता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए था, ये आंसर इसका ऐसे आया। यानी कि प्रॉब्लम देने के बाद टीचर भी खुद सोल्यूशन को बताता है, तो कैसे उसका आंसर आता है, कैसे उसने प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, वो सारा इसमें बताया जाता है। अब टिप्स एंड टेक्निक्स है केस स्टडी के लिए। देखिए टिप्स एंड टेक्निक्स क्या होनी चाहिए। Cases should be brief, well written, reflect real issue and open to number of conflict responses। देखिए इसमें क्या होगा कि जो केसेस जो टॉपिक्स होते हैं, जो केसेस होते हैं केस स्टडी के लिए, वो बिल्कुल ब्रीफ होने चाहिए, है ना, और वेल रिटन, अच्छी लिखे होने चाहिए, ये ना हो कि स्टूडेंट समझ ना पाए, और रियल इशू से रिफ्लेक्ट करते होने चाहिए, यानी कि जो घटनाएं आपको दी जा रही है वो आपको वास्तविक जीवन में मिल जानी चाहिए, है ना। तो ऐसा ये केस होना चाहिए। स्टूडेंट शुड वर्क्स इन ग्रुप टू प्रिपेयर ए रिटन रिपोर्ट एंड और फॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ द केस। तो स्टूडेंट क्या करता है कि स्टूडेंट को क्या करना होगा, उसको जो ये काम करना है केस स्टडी के लिए, इसको ग्रुप में करे, तो एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करे, जिससे क्या होगा, एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगी। यानी कि स्टूडेंट को केस स्टडी के लिए एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी, जिससे वो ग्रुप को बना सकता है। तो नेक्स्ट आ गया ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग देखिए क्या है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ क्या है। पहले आपको मैं पढ़ के सुना दूँ, फिर आपको मैं अच्छे से समझा दूँगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। देखिए इट इज़ ए लूजली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डिस्कशन फॉर जनरेटिंग आइडियाज़ विदाउट पार्टिसिपेंट एम्ब्रॉयड इन अनप्रोडक्टिव एनालिसिस। इट इज़ ए वेरी यूजफुल टेक्निक फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड टीम बिल्डिंग। इट डेवलप्स लिसनिंग स्किल्स। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती क्या है, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग होती क्या है। मान लीजिए कि एक क्लास में एक टीचर ने, क्लास में जितने 50 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, चाहे 10 बच्चे हैं, चाहे 20 है, चाहे 50 है, जितने भी हैं, एक क्लास में एक टीचर ने किसी को एक सवाल पूछा, एक प्रॉब्लम दी उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब उस सवाल के ऊपर या उस समस्या के ऊपर या उस प्रॉब्लम के ऊपर अब बच्चों से विचार पूछे जाते हैं। यानी कि एक टीचर ने क्लास में बच्चों के सवाल किया, सवाल में क्या होगा कि बच्चे उस सवाल के ऊपर अपने अपने विचार प्रकट करेंगे। इसमें ज़्यादातर इसमें बच्चों को सोचना नहीं पड़ता, वो तुरंत ही जो उनके मन में विचार है उनको वो बताना पड़ता है। तो जो आप देखना कि हर एक स्टूडेंट के विचार अलग अलग होते हैं, होता है ना ऐसे कि टीचर क्लास में सवाल पूछ रहा है, बच्चे उसके अलग अलग जवाब दे रहे हैं, तो उन सवालों के जो जवाब वो इकट्ठा कर रहा है टीचर, उसमें से उसको बेस्ट जो आंसर है उसको निकाल के बताना है, ठीक है। वो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में सिंपल सी बात है कि इसमें जो छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस उनको प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो तुरंत ही बताना पड़ता है जो उनके दिमाग में चल रहा है। यानी कि उनको अपने हिसाब से
किसी भी सिचुएशन का प्रॉब्लम बताना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें है कुछ नहीं है। टिप्स एंड टेक्निक्स क्या है? देयर शुड बी नो क्रिटिसिज्म एंड वाइल्ड शुड बी इनकरेज एंड रिकॉर्डेड विदाउट एवेल्यूशन। इसमें क्या होगा, किसी भी स्टूडेंट का अगर टीचर ने किसी के से कोई समस्या का हल पूछा है, अगर बच्चों के अलग अलग जवाब आते हैं तो उसको किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। और साथ में क्या करना चाहिए, जितने भी प्रॉब्लम के आंसर आ रहे हैं सभी बच्चों के, उसमें से एक मूल्यांकन करके एक अच्छे आंसर को निकालना चाहिए। इसमें कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं होता। आपसे सिंपल सा सवाल ये पूछेंगे, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, देयर शुड बी नो क्रिटिसिज्म विच मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, emphasis should be placed on quantity of ideas and not the quality। इसमें क्वांटिटी ऑफ आइडिया के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ना कि क्वालिटी के ऊपर। यानी कि ये देखा जाता है कि कितने आइडियाज़ बच्चे दे रहे हैं, कितने प्रॉब्लम के सोल्यूशन आ रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। अब ये देखिए कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें से अगर 50 बच्चे जवाब दे दें, क्वांटिटी होगी ना कि 50 बच्चों ने ये आंसर बताया है। देयर इज़ अ नीड ऑफ इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर। इसमें क्या होगा कि सभी जो पार्टिसिपेंट हैं वो इक्वल पार्टिसिपेंट रहेंगे। इट कैन बी अनफोकस्ड टू टीचर शुड नो टू कंट्रोल डिस्कशन एंड फैसिलिटेट इशूड। देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि टीचर ने जो क्वेश्चन बता दिया है, इसके ऊपर टीचर के ऊपर इतना फोकस नहीं होता, बस उसकी प्रॉब्लम जो बताई गई है, जो डिस्कशन चल रही है, उसके टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होती है। इट वर्क्स वेल इन स्मॉल ग्रुप, ये स्मॉल ग्रुप में होता है ना, ये स्मॉल ग्रुप में होगा और छोटे बच्चों में होगा। तो हमने जाना है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या, कि किसी समस्या का हल ढूंढने के लिए जब अपने विचार प्रकट करते हैं, कौन प्रकट करते हैं, जब स्टूडेंट अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। यानी कि किसी समस्या का हल ढूंढने के लिए वो जो अपने मन में विचार उनको सही लगता है वो समस्या के लिए बताते हैं, उस प्रॉब्लम के लिए बताते हैं, उनमें से एक अच्छा आंसर ढूंढा जाता है, वो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो नेक्स्ट है असाइनमेंट मेथड। देखिए फ्रेंड्स, कई स्टूडेंट कहते हैं कि ये तो स्टूडेंट का है, आपने इसके में क्यों लिख दिया। एक कुछ नहीं है, असाइनमेंट मेथड होता क्या है तो स्टूडेंट के ऊपर ही, पर असाइनमेंट बनाने के लिए देता कौन है, टीचर ही देगा ना। तो इसमें कौन इन्वॉल्व हो गया, टीचर भी इन्वॉल्व हो गया और स्टूडेंट भी इन्वॉल्व हो गया। अगर टीचर असाइनमेंट बनाने के लिए देगा तभी तो स्टूडेंट बना पाएगा ना, तो चेक भी तो टीचर करेगा ना। देखिए रिटन असाइनमेंट्स हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, एजिमुलेशन ऑफ फैक्ट्स एंड बेटर प्रेपरेशन फॉर एग्जामिनेशन। असाइनमेंट में क्या फ़ायदा होता है कि इसमें जो रिटन असाइनमेंट होती है वो नॉलेज जो होती है उसको ऑर्गेनाइज करने में, यानी कि नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, फैक्ट को इकट्ठा करने के लिए और साथ में एक बढ़िया प्रेपरेशन करने के लिए जो असाइनमेंट है वो बनानी बहुत ज़रूरी है। इट एम्फेसाइजेस ऑन इंडिविजुअल पीपल्स वर्क एंड द मेथड दैट हेल्प बोथ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या होगा कि ये जो असाइनमेंट है वो अकेले स्टूडेंट को व्यक्तिगत तौर पे, यानी कि इंडिविजुअल तौर पे बनानी पड़ती है। इसमें कौन इन्वॉल्व होगा, इसमें टीचर, टीचिंग और लर्निंग, यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों ही इसमें प्रोसेस में भागीदार होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस दोनों ही जारी रहेगा असाइनमेंट मेथड में। तो टिप्स एंड टेक्निक्स क्या है, टीचर शुड डिस्क्राइब द पैरामीटर्स ऑफ द टॉपिक ऑफ असाइनमेंट। टीचर तय करेगा पैरामीटर्स कि जो असाइनमेंट उनको दी जा रही है, जो टॉपिक उनको दिया जा रहा है वो उनको कितना कितना करना पड़ेगा, है ना। तो फुली एक्सप्लेन असाइनमेंट सो दैट स्टूडेंट्स नो हाउ टू बेस्ट प्रिपेयर। तो पूरा एक्सप्लेन किया जाता है इसमें असाइनमेंट में कि जो स्टूडेंट है उसको कैसे उसको बेस्ट प्रिपेयर करना है, इनकी अपनी जो असाइनमेंट है वो बेस्ट कैसे बनानी है, किस हिसाब से बनानी है, वो बताया जाता है। व्हेन द इनवाइटेबल क्वेश्चन विल बी टेस्ट ऑन दिस अराइज, मेक श्योर योर आंसर इंक्लूड नॉट ओनली येस और नो। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन होता है ना कि कैसे करें, किस हिसाब से करें, इसमें कुछ नहीं होगा, तो आपको ये अच्छे से करना होगा। तो फ्रेंड्स ये लास्ट है। डेविस 1993 में डेविस जो है उन्होंने सजेस्ट किया था, गिव असाइनमेंट एंड एग्जाम्स दैट रिकॉग्नाइज स्टूडेंट। जो असाइनमेंट है जो दी जाती है बच्चों को, स्टूडेंट को जो है वो रिकॉग्नाइज करती है, डाइवर्स बैकग्राउंड एंड स्पेशल इंटरेस्ट।
इसमें, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल है, ए वैरायटी ऑफ टॉपिक्स फॉर देयर टर्म पेपर इंक्लूडिंग वन ऑन अल्टरनेटिव हीलिंग बिलीफ सिस्टम। ए फैकल्टी मेंबर इन सोशल साइंस गेव स्टूडेंट एन असाइनमेंट आस्किंग them to कंपेयर फीमेल ओनली, मेल ओनली एंड मेल फीमेल वर्क्स ग्रुप। देखिए जिसमें असाइनमेंट दिया जाता है, एग्जांपल दिया जाता है इसमें कि अगर टीचर आपको कहे कि असाइनमेंट तैयार करो, वो केवल फीमेल पे ऊपर होनी चाहिए या मेल्स के ऊपर होनी चाहिए या मेल और फीमेल दोनों के ग्रुप के ऊपर होनी चाहिए, है ना। तो इसमें असाइनमेंट दी जाती है, बताया जाता है कि आपको कितना कितना तैयार करना पड़ेगा। अदर्स मेथड टीचिंग, इसमें क्या है कि पहले बज सेशन मेथड होता है इसमें। ये क्या है, देखिए, रिटन ए क्वेश्चन और एज टॉपिक ऑन द बोर्ड एंड आस्क ईच स्टूडेंट टू राइट डाउन एनी आइडियाज रिस्पॉन्स दे हैव, देन ask them to share their thoughts with a colleagues for a couple of minutes, give them time to discuss and then ask the question again, asking them to their suggestions। देखिए फ्रेंड्स, बज सेशन मेथड है क्या, इसमें क्या होता है कि टीचर क्या करता है कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन लिख देता है ना। क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिखेगा या एक टॉपिक का नाम लिख देगा बोर्ड के ऊपर, तो वो हर स्टूडेंट से उसका रिस्पांस पूछेगा। यानी कि एक टीचर क्या करेगा, एक बोर्ड के ऊपर एक टॉपिक लिख देगा, एक क्वेश्चन लिख देगा, फिर हर स्टूडेंट से पूछेगा बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको टाइम दिया जाता है थोड़ी देर के लिए डिस्कशन करने के लिए, कि ताकि वो आपस में डिस्कस करके इसका सही आंसर है जो वो बता दें, ठीक है। उनको टाइम दिया जाता है डिस्कस करने के लिए कि ताकि वो क्वेश्चन का आंसर दे सके। तो ऐसा ही उनको फिर दोबारा से ऐसे अगेन क्वेश्चन पूछ के फिर उनको सजेशन दिया जाता है। तो ये कौन सा मेथड हो गया, बस सेशन मेथड। इसमें बस ब्लैक बोर्ड के ऊपर टॉपिक लिखना होता है या क्वेश्चन लिखना होता है, जिससे बच्चों से पूछा जाता है, उनको टाइम देता है उसका आंसर ढूंढने के लिए। तो ये बस सेशन मेथड। नेक्स्ट है जिक्स अवाइंग ए टॉपिक। देखिए नया टॉपिक है, इसमें क्या है, ये कौन सा मेथड है, प्रोड्यूस 2 सेट ऑफ कार्ड्स गिविंग 2 सेट्स ऑफ अल्टरनेटिव वेरिएबल्स और सिचुएशंस। The students would be given one card from each set to generate a unique set of circumstances। देखिए for example, one set of cards could include the name of different historic figures and the second a number of political issue the student have to discuss or present on the connection between the person and the issue। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि बच्चों को 2 कार्ड दिए जाते हैं। एक कार्ड में क्या होता है कि उसको एक जगह, जैसे एग्जांपल में बताया गया, इसमें हिस्ट्री की फिगर्स या हिस्ट्री की फ़ोटो बनाई होती है। सेकंड में क्या होता है, पॉलिटिकल इशू दिखाया होता है। तो बच्चों को ये ढूंढना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जो कार्ड्स में सिचुएशन अलग अलग दी हैं वो आपस में कनेक्ट कैसे करेंगी। यानी कि जो 2 प्रकार की सिचुएशन दी जाती है एक बच्चे को, आपस में उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक और बात है, जिक्स अवेइंग टॉपिक जो है, जिक्स अवेइंग क्या चीज़ है, ये तो हो गया कि 2 सिचुएशन को कनेक्ट करके देखना, बच्चे उसको कनेक्ट करते हैं कि कैसे आपस में मिले हुए हैं, इसके ऊपर ऐसे सिखाया जाता है। तो जिक्स अवेइंग एक और चीज़ है कि जैसे बच्चों के ग्रुप को भी बांट दिया जाता है, ठीक है, उसमें उनको एक्टिविटी करने के लिए दी जाती है। तो हर एक ग्रुप में एक हेड बनाया जाता है, तो वो अपनी अपनी असाइनमेंट या अपने अपने ग्रुप में से या कुछ ना कुछ वो जो उनको टॉपिक दे रखा है वो तैयार करते हैं। तो एक्सपर्ट जो उन हर ग्रुप का होता है उससे वो डिस्कस करते हैं और फाइनल अपना जो असाइनमेंट है वो सबमिट करवाते हैं, तो जिससे उनके जो क्वेश्चन आंसर निकलते हैं वो भी देखे जाते हैं। तो ये है जिक्स अवाइंग के टॉपिक। देखिए जिक्स अवाइंग मेथड यही है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मिनी प्रोजेक्ट। इंडिविजुअल 4 ग्रुप्स वर्क ऑन ए पर्टिकुलर स्मॉल प्रोजेक्ट एंड रिपोर्ट टू द होल ग्रुप। इसमें क्या है कि ग्रुप्स, इसमें क्या है कि मिनी प्रोजेक्ट दिए जाते हैं किनको, छोटे, देखिए अलग अलग ग्रुप्स जो होते हैं ना, उनको क्या करता है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं सभी ग्रुप को। यानी कि इसमें ग्रुप्स में बांटा जाता है सभी को, तो उनको एक मिनी प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि ताकि वो अच्छे से इसको कर लें, ठीक है। तो ये भी मेथड्स ऑफ टीचिंग है। फिशबॉल मेथड देखिए ये क्या है, ए सब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आर ऑब्जर्व by the rest of student. The student in the ball are asked to argue a case, debate or role play a situation. The observing student then called upon to feedback, summarize the discussion और take reverse role। देखिए फ्रेंड्स, फिशबॉल मेथड में क्या है कि इसमें छोटे छोटे जैसे सब ग्रुप में बांटा जाता है स्टूडेंट को, और एक स्टूडेंट को डिबेट करने के लिए कहा जाता है कि कोई टॉपिक दिया जाता है कि उसके ऊपर वो अपने विचार रखे। तो बाकी के स्टूडेंट उसके विचार को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि वो बाकी के जो स्टूडेंट देखते हैं कि जो स्टूडेंट किस टॉपिक के ऊपर बोल रहा है वो कैसे बोल रहा है, कितना सही बोल रहा है, तो वो ऑब्जर्व करते हैं।
तो बाद में उनसे पूछा जाता है, तो बाद में वो अपना फीडबैक देते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर जो बच्चे ने बोला है, जो उसके सहपाठी ने, स्टूडेंट ने बोला है, वो कितना सही है कितना गलत है। तो बाद में वही डिबेट दूसरे बच्चों से भी करवाई जाती है। तो कौन सा मेथड आ गया है? फिश बॉल मेथड। नेक्स्ट है साइमल्टेशन। देखिए, द टीचर प्रोवाइड्स द स्टूडेंट विद ए सेट ऑफ ब्रीफ्स, यहाँ पे सेट आएगा फ्रेंड्स, SET ऑफ ब्रीफ्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड बैकग्राउंड टू द साइमल्टेशन। The student often work in small teams to adopt different roles within the simultation. For example, group taking the stance to different European country in a European Union strategy negotiation. देखिए इसमें क्या है कि इसमें क्या करता है, जो टीचर है वो स्टूडेंट को उसकी इन्फॉर्मेशन के आधार पर, इन्फॉर्मेशन या उसके बैकग्राउंड के आधार पर क्या है, ग्रुप में बांट देता है। तो उनको छोटे छोटे जैसे स्मॉल टीम्स बनाई जाती है बच्चों की, तो उनको वर्क करने के लिए दे जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे छोटे छोटे बच्चों को ग्रुप में बांट दिया, तो उनको उनके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, उनके बैकग्राउंड के हिसाब से उनको टॉपिक दिए जाते हैं। तो वो उनसे वो डिफरेंट तरह के रोल करवाए जाते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट तरह के काम दिए जाते हैं जिसको वो पूरा करते हैं। ये है साइमल्टेशन। तो फ्रेंड देखिए, बज सेशन टॉपिक, जिगसॉइंग, मिनी प्रोजेक्ट, फिश बॉल, साइमल्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग के। आपने शायद ही किसी वीडियो में देखे होंगे UGC नेट की। तो अगर आप इसको पसंद करते हो, इसको अच्छे से देखिए। देखिए, सजेशन फॉर बेस्ट टीचिंग मेथड, अब इसमें सजेशन भी है कि बेस्ट टीचिंग मेथड कौन से होने चाहिए। टू वैल्यूएट टीचिंग इफेक्टिवनेस, डिफरेंट मेथड्स कैन बी यूज्ड इंक्लूडिंग, यानी कि अगर एक अच्छा टीचिंग प्रभावशाली टीचिंग करनी हो तो उसमें कौन से मेथड यूज़ करने चाहिए, होने चाहिए। पीर रिव्यू, सेल्फ एवेल्यूशन, पोर्टफोलियो, स्टूडेंट अचीवमेंट एंड स्टूडेंट्स रेटिंग ऑफ टीचिंग मेथड यूज्ड बाय देयर टीचर। देखिए इसमें क्या है, एक अच्छा प्रभावशाली शिक्षण होना चाहिए जिसमें अच्छा प्रभावशाली टीचिंग होनी चाहिए। उसमें कौन से मेथड होने चाहिए? उसमें होना चाहिए पीर रिव्यू, यानी कि जो बच्चे हैं आपस में जो डिस्कस करें कि कैसे उनको समझ आ रहा है। सेल्फ वैल्यूएशन, खुद से भी वैल्यूएशन मूल्यांकन करके देखना। ठीक है, अलग अलग टीचरों को देखना। तो स्टूडेंट अचीवमेंट देखना कि जो स्टूडेंट कैसे कैसे अचीव कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट को रेटिंग देना। तो ये सब किसके मेथड है? टीचिंग के मेथड है, इनकी बेस्ट टीचिंग मेथड है। इसमें मूल्यांकन करना, एवेल्यूशन करके देखना सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को कितना समझ आ रहा है, टीचर के द्वारा पढ़ाया उसको करके देखना। ठीक है, ये सबसे बढ़िया टीचिंग का मेथड है। Students must assure that the information they are giving is welcomed by the faculty and will be used to improve the teaching and the learning in course. Otherwise, they are unlikely to take the rating process seriously. देखिए, स्टूडेंट को ये अश्योर होना चाहिए, ये लगना चाहिए कि जो उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सबसे बढ़िया है। जो उनको फैकल्टी जो पढ़ा रही है, जो टीचर उनको पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, वो सबसे बढ़िया पढ़ा रही हैं। तो इससे उनका जो है वो मनोबल भी बढ़ेगा। इससे उनको क्या है कि वो जो स्टूडेंट है वो अच्छे से करेंगे। अगर उनको ये ऐसा नहीं लगता तो वो स्टडी को सीरियसली नहीं लेंगे। टीचर्स नीड टू एजुकेट स्टूडेंट इन इफेक्टिव वे ऑफ गिविंग प्रीशियस फीडबैक दैट एड्रेसेस स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। टीचर को क्या करना चाहिए कि स्टूडेंट को बहुत ही इफेक्टिव वेज में, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से पढ़ाना चाहिए। साथ साथ में के फीडबैक भी लेने चाहिए। अगर बच्चे फीडबैक अच्छा देते हैं, बुरा देते हैं, फीडबैक को देखना चाहिए। अगर बुरा फीडबैक देते हैं तो बच्चों को, स्टूडेंट को चाहिए कि वो उसको ठीक करके अच्छे से पढ़ाए। यानी कि जो भी प्रीशियस फीडबैक देते हैं उसको टीचर को उसको ध्यान में रख के स्टूडेंट को ऐसे आगे से पढ़ाना चाहिए। टीचर नीड्स टू कॉन्टिन्यूअली assure student throughout the semester that the rating will be used for productive change in teaching learning process and that there will be no chance of retribution to the students। इसमें क्या करना चाहिए कि जो टीचर है उसको लगातार बच्चों को बढ़िया तरीके से पढ़ाना चाहिए। ऐसी चीज़ें पढ़ानी चाहिए जो बच्चों को समझ में आए। और अगर उसे लगता है कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में कई चीज़ों की जो चेंज हो रहे हैं या चेंज करने चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए जो कि टीचर और स्टूडेंट को प्रभावशाली बना सके, जो टीचर की टीचिंग को भी प्रभावशाली बना सके। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टीचर को इसमें क्या करना चाहिए, सजेशन क्या है बेस्ट मेथड टीचिंग के, ऐसी पढ़ाई करानी चाहिए, ऐसा टीचिंग मेथड होना चाहिए टीचर के द्वारा जिसमें बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आए, वो भी अपनी पढ़ाई को सीरियसली ले पाए, जिससे टीचिंग मेथड वो जो सफल होगा। फ्रेंड्स देखिए कि टीचिंग मेथड तभी सफल होता है जब फीडबैक अच्छा होगा, फीडबैक पे गौर किया जाएगा। पहला क्वेश्चन आया था जून 2012 में। ये क्या था? इफ़ यू गेट अपॉर्चुनिटी टू टीच ए विजुअली चैलेंज स्टूडेंट अलॉन्ग विद द नॉर्मल स्टूडेंट, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम द क्लास। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको
विजुअली चैलेंज यानी कि जिसको कम दिखाई देता है स्टूडेंट को, उसको पढ़ाने का मौका मिले, तो अ, आपका वो नॉर्मल स्टूडेंट के साथ उसको पढ़ाने का मौका मिले तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास, देखिए 4 ऑप्शन है। नॉट गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजोरिटी में सफ़र, टेक केयर ऑफ हिम sympathetically in the classroom, you will think that blindness is his destiny and hence you cannot do anything, या ऑप्शन नंबर डी, अरेंज ए सीट इन फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट ए पीस कन्वीनियंट टू हिम। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, क्योंकि अगर किसी को दिखाई नहीं देता तो टीचर क्या करेगा, एज ए टीचर होने के नाते आप क्या करोगे, या टीचर करेगा क्या, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करेगा, वो उसको क्लास में फ्रंट रो में बिठाएगा ताकि उसको अच्छे से दिख पाए जो वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। इनमें से कौन सा मेथड सही है ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए। ये जून 2012 का क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर, इसमें इसका डी आंसर सही है। आपको मैं ऑप्शन फिर भी बताता है क्या है। देखिए, राइटिंग फास्ट एज क्लियरली एज पॉसिबल। ऑप्शन नंबर बी, राइटिंग द मैटर फर्स्ट एंड देन आस्किंग स्टूडेंट टू रीड, आस्किंग ए क्वेश्चन टू स्टूडेंट and then writing the answer as stated by them, या ऑप्शन नंबर डी, writing the important points as clearly as possible। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ ए करेक्ट आंसर। टीचर क्लास में वही लिखेगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। जी जून 2012 क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज़, टीचिंग का बेस्ट मेथड कौन सा है। ये दिसंबर 2012 का क्वेश्चन था। इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन, आस्क स्टूडेंट टू रीड बुक्स, सजेस्ट गुड रेफरेंस मटेरियल, या इनिशिएट ए डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बेस्ट मेथड कौन सा है, अगर आप डिस्कशन करने के लिए कहते हो या पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हो स्टूडेंट को किसी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, कौन सा मेथड बढ़िया है टीचिंग का। सितंबर 2013 का क्वेश्चन था। तो देखिए फ्रेंड्स, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, या क्वेश्चन आंसर मेथड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि डेमोस्ट्रेशन मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। बिकॉज देखिए, अगर आप चीज़ को डेमो दे के प्रदर्शन करके दिखाओगे, जो समझा रहे हो वो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर, यानी कि कौन सा जो टीचिंग प्रोसेस है वो उसको अरेंज कीजिए। 2013 क्वेश्चन था दिसंबर का। देखिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यानी कि पहले आएगा ऑप्शन नंबर 4, फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स। फिर आएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस वन। फिर ऑप्शन नंबर 5, प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। फिर है ऑप्शन नंबर 2, एवेल्यूशन। नेक्स्ट है, लास्ट है, री टीचिंग। तो ये है टीचिंग प्रोसेस का ऑर्डर। ठीक है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेस्ट मेथड क्या है टीचिंग का। जून 2012 में फिर से क्वेश्चन आया था। लेक्चर, डिस्कशन, डेमोस्ट्रेशन, जैसे हमने ऊपर किया ही है, डेमोस्ट्रेशन इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ही बदला है, तो बाकी वो सेम ही था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निक्स यूज्ड बाय टीचर टू टीच इंक्लूड, यानी कि टीचर अपनी पढ़ाई में, अब टीचर अपने पढ़ाने के समय कौन सी टेक्निक यूज़ करता है। लेक्चर, इंटरेक्टिव लेक्चर, ग्रुप वर्क, या सेल्फ स्टडी। तो इसका आंसर है, देखिए यहाँ पे इसकी ऑप्शन बनी हुई है, इसका आंसर है ए, यानी कि ABC, लेक्चर मेथड, इंटरेक्टिव लेक्चर एंड ग्रुप वर्क वो मेथड को अपनाएगा। टेक्निक्स देखो, सेल्फ स्टडी तो कुछ भी नहीं है, ये तो इसमें आएगा नहीं, है ना फ्रेंड्स। तो टीचर, ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 इसके राइट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टीचिंग मेथड लर्नर पार्टिसिपेशन इज़ मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। ठीक है, देखिए इसके ऑप्शन है, डिस्कशन मेथड, बज सेशन मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, या प्रोजेक्ट मेथड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये जनवरी 2017 में क्वेश्चन आया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, प्रोजेक्ट मेथड ऐसा मेथड है जिसमें स्टूडेंट सारे पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो इसको सही से करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन।